हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ये अकेली यूनिट में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, बट इन दोनों से मिलाकर नीट में 7 to 8 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। बॉटनी जोलॉजी में डिवाइडेड पेपर अगर आता है तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बॉटनी में भी होते हैं, जोलॉजी में भी होते हैं, दैट्स वाई नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई भी टॉपिक रटने वाला है। बहुत अच्छे से हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में इसी चैनल पर इस यूनिट के दोनों चैप्टर्स को कवर किया है। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं कि मैम हमें ये चैप्टर पहले बिल्कुल समझ नहीं आता था, अब ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर किसी बच्चे से वो लेक्चर्स छूट गए हैं तो आई मस्ट से कि आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें आराम से टाइम निकालकर। अभी तो फिलहाल आपके नीट के एग्जाम में सिर्फ मुश्किल से 8-9 दिन बचे हैं, तो अभी आप सिर्फ यही सेशन अटेंड कर लें। इसमें मैं आपको लास्ट 15 सालों के 2010 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ और इस चैप्टर को डायरेक्टली एनसीईआरटी से रिवाइज कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर किसी का थोड़ा बहुत वीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मुझे लगता है इस सेशन में कवर हो जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिंपली आपको पता है कि द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए बनी एक ब्रांच है जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट टाइमली ह्यूमन यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स या नए नए ऑर्गेनिजम्स वगैरह बनाते हैं, इनोवेट करते हैं, है ना। और इसमें क्यों बायो वर्ड आ रहा है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं या हो सकता है उनके किसी प्रोडक्ट को यूज़ करें। क्लियर। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि अभी तो हमको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, जीन थेरेपी होता है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, बट इन सब के अलावा जो बहुत पुराने टाइम से हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते आए हैं जिनमें माइक्रोब्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी बायोटेक में ही आती हैं। जैसे सिंपल सी बात है, दूध से दही का बनना, तो उसमें हमें कोई लेबोरेटरी नहीं चाहिए, बट दूध से दही के बनाने में आप लैक्टोबैसिलस को यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे हैं, तो येस कर्ड मेकिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो इतनी भी अल्कोहल इंडस्ट्री है उसमें आप यीस्ट की हेल्प से अल्कोहल्स बनाते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो वो भी पूरा बायोटेक का ही पार्ट है। नॉट ओनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, मतलब जो नए फील्ड्स हैं वो तो बायोटेक में है ही, बट जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना उन्हें भी बायोटेक में इंक्लूड किया गया है। इसलिए EFB दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या डेफिनेशन दी है बायोटेक की, दैट बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, या हो सकता है ऑर्गेनिज्म की कोई सेल, या हो सकता है उस सेल का कोई पार्ट, या हो सकता है उसका कोई मॉलिक्यूल, इन सबको इंटीग्रेट करना किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसके लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो अगर कोई डेफिनेशन पे से बाई चांस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक 2 चीज़ों पर बेस्ड है पूरी बायोटेक्नोलॉजी। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, पूरा जीन का ऑल्ट्रेशन है, एक से जीन निकाला दूसरे में डाला, ठीक है। एंड दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इसका, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, दैट इज इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो हर जगह पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की लैब्स इतनी कॉमन क्यों नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है बच्चों। इसके लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें अनडिजायर्ड माइक्रोब्स ना हो, प्रॉपरली स्टरलाइज्ड लैब्स होनी चाहिए, वहाँ यूज़ होने वाला हर इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, स्टरलाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उस माइक्रोब फ्री इन्वायरमेंट बनाने को ही कहा जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल दैट इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस एंड इन्वायरमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसको आप जैसे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, इसको आप केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप जीन्स की ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, बट जीन्स के ऑल्ट्रेशन करने के लिए जो लेबोरेटरी, जो केमिकल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, जिससे कि क्यों ये ऐसा किया गया, क्योंकि आपको पता है बायोटेक में जब भी हम कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेल्स में करते हैं, बैक्टीरिया में करते हैं, तो हम उनको कल्चर करते हैं। तो कल्चर करते वक्त अगर हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में अनडिजायर्ड माइक्रोब्स हैं
तो वो भी ग्रो कर जाएंगे और हमारा कल्चर मीडियम वेस्ट हो जाएगा, कॉस्ट बिगड़ जाएगी। टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, नॉट ओनली प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स को भी ग्रो कर सकते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये शुरुआत का जो पार्ट होता है इसको कभी भी रिवीजन के टाइम पर मिस नहीं करना है, हमेशा पढ़ के जाना है। वी नेवर नो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है स्टार्टिंग का, इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी की जनरल बातें बताई है कि बायोटेक्नोलॉजी में जो एक्चुअली हम करते क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करते हैं, दैट इज आरडीएनए जिसको आप कहते हैं, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीएनए बच्चों? मान लो अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ, ये बैक्टीरियल सेल का जीनोम है जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हैं, और ये इसका प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड भी वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो प्लाज्मिड मान लो इसके पास जो भी, प्लाज्मिड क्या होता है, डीएनए है ना, तो प्लाज्मिड के पास भी तो तरह तरह के जीन्स होंगे बच्चों, ये सब जीन है अलग अलग तरह के। अगर ये ऐसा का ऐसा है तब तो ठीक है, बट अगर मैं इस प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकाल कर इसमें अपना मन चाहा जीन ऐड कर दूं, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो जो नया डीएनए बनेगा उसी को आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिंपली मतलब है ओरिजिनल डीएनए में नए जीन्स को ऐड करना। ठीक है, अब उसे ऐड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मुझे इस डीएनए में कट लगाना होगा, तो मुझे कोई मॉलिक्यूलर सिजर चाहिए। यू ऑल नो वो मॉलिक्यूलर सिजर्स कौन है, हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब वो उनकी खोज हुई उसके बाद ही बायोटेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपको चाहिए होंगे जो कि कट लगाते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पर। कट लगाने के बाद अब वो जो एंड्स हैं वहाँ पर ये जो आपका जीन है, डिजायर्ड जीन जो आपको जोड़ना है, सपोज करो आप चाहते हो इस बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी आ जाए, तो आपको ह्यूमन से इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालना होगा और उसको प्लाज्मिड में डालना होगा। यस और नो? तो ये जो जीन है जो मैंने ह्यूमन से निकाला है ये कहलाएगा बच्चों एलियन डीएनए या एलियन जीन या सिंपली फॉरेन जीन भी बोल सकते हो। बहुत सारे बच्चों को बायोटेक इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि इसमें एक टर्म के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। अगर आपको वो सारे सिनोनिम्स माइंड में हैं और आप हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना हो जाओगे। ठीक है, यही एलियन डीएनए है, यही फॉरेन जीन है, यही तुम्हारा डिजायर्ड जीन है। क्लियर? सोर्स जीन भी कह सकते हो, जो सोर्स सेल से निकाला गया है, ये सब एक ही बात है। तो आपने ये जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है इसको भी निकालने के लिए आपको ह्यूमन सेल में से ह्यूमन डीएनए चाहिए, ह्यूमन डीएनए में भी कट लगाना है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको यहाँ भी यूज़ करना है बच्चों। ठीक है, अब आपके पास जीन आ गया, जीन को अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी चाहिए। फिर जब आपके पास जीन आ गया उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी बना लो तो उसके लिए पीसीआर टेक्निक चाहिए। अब उस कॉपी को उनको आप क्या करेंगे, प्लाज्मिड्स में इंसर्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी इनको प्लाज्मिड में डायरेक्ट बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट नहीं करते, पहले हमको बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकालना पड़ेगा या फिर साइंटिस्ट ने और भी आसान चीज़ कर दी है कि ये जो प्लाज्मिड्स है ना इनको लेबोरेटरी में बना लिया है बच्चों। सोचो आप कितना एडवांसमेंट कर चुके हैं हम कि जो प्लाज्मिड्स हैं उन्हें बैक्टीरियल सेल से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो सिंपली लेबोरेटरी में आपके पास बना बनाया प्लाज्मिड तैयार है, आपको ऐसा प्लाज्मिड चाहिए तो ऐसा है, किसी भी सीक्वेंस का अलग अलग सीक्वेंसेस के कई सारे प्लाज्मिड्स लेबोरेटरी में बना के तैयार कर रखे हैं। इनको कहते हैं आप आर्टिफिशियल प्लाज्मिड्स, बट ऑब्वियस सिंपली प्लाज्मिड लिखा आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड्स हैं, इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है लैब में। जैसे आप पढ़ते हो ना PBr 322, तो PBr 322 क्या है, बॉलीवर एंड रॉड्रिगज, इन दोनों ने इस प्लाज्मिड को लेबोरेटरी में बनाया। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल आपको पढ़ाती हूँ PUC 19, इसका नाम नहीं है NCERT में, बट वो जो आप कलर वाला मेथड पढ़ते हो ना, ब्लू वाइट कॉलोनीज, वो इसी प्लाज्मिड से रिलेटेड है। PUC 19 ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया, इसलिए इसका नाम PUC 19 पड़ गया। ये जो डिजिट्स होते हैं ये अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, जैसे यहाँ पे PUC 18 भी है, 19 भी है ना। तो इस तरह प्लाज्मिड्स को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट किया गया बच्चों। कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, जो बैक्टीरिया के ओरिजिनल प्लाज्मिड्स हैं उनको स्टडी करके उनकी जैसी सीक्वेंसेस बनाई गई और फिर उसके साथ कुछ डिजायर्ड सीक्वेंसेस भी डाल दी गई, है ना। हर प्लाज्मिड में आपको पता है ओराई होना ज़रूरी है, वरना ये खुद को मल्टीप्लाई कैसे करेगा। हर प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उधर कट लगा सके उसके लिए साइट्स होनी ज़रूरी हैं, जिनको आप क्लोनिंग साइट्स कहते हैं। हर प्लाज्मिड में कुछ ऐसे स्पेशल जीन होने चाहिए जो आपको ये पता लगाने में मदद कर सकें कि प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया कि नहीं बना।
आप तो सब कुछ ब्लाइंड प्रोसेस करते हो बच्चों। यहाँ पर ऐसे टेलरिंग हो रही है जीन्स की, बट ऐसा नहीं है कि कपड़ा आपके सामने आपने कट लगाया फिर सिला और आपको सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे सब कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हो रहा है। आपने एंजाइम्स डाल दिए, जो जो चीज़ें हैं वो सब उसमें डाल दी, उसको मशीन में रख दिया, अब वो सब अपने आप हो रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट कि सही जगह पर जीन जाके जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, तो वो सिर्फ तब पता लगा पाओगे जब इस प्लाज्मिड के पास एक स्पेशल जीन होगा। उसी स्पेशल जीन को आप बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर लेबोरेटरी में प्लाज्मिड्स को बनाया गया। ओके, तो ये जो प्लाज्मिड्स हैं, उन प्लाज्मिड्स में हम हमारे इस जीन को जोड़ देते हैं, पता लगा लेते हैं कि जीन जुड़ गया या नहीं जुड़ा। अगर जीन जुड़ा है तो इस प्रोसेस को आप ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो क्या, वही ग्रिफिथ वाला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसी भी डीएनए में एक नए जीन का जुड़ना, तो आपने भी तो वही किया। प्लाज्मिड एक डीएनए ही तो है, उसमें एक नए जीन को जोड़ दिया, तो उसी को आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब वो जो ट्रांसफॉर्म्ड आपके पास या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको, क्योंकि वो तो बाहर है, उसमें आपने जीन जोड़ा, उसे आपको बैक्टीरियल सेल्स में डालना पड़ेगा। जनरली आप ऐसी बैक्टीरियल सेल्स यूज़ करते हो जिनके पास पहले से प्लाज्मिड ना हो, जिससे आपका प्लाज्मिड जब जाए तो आप ये भी पता कर सको कि प्लाज्मिड अंदर गया भी है कि नहीं गया। ठीक है, तो आपके पास मेथड्स होने चाहिए पहले तो ये इस चीज़ के लिए कि आप प्लाज्मिड को अंदर डाल सको। जैसे आपकी बुक में एक मेथड डिस्कस किया है, डाइवेलेंट केटायन मेथड, तो वो बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड को डालने का मेथड है। ठीक है, कॉम्पिटेंट बोलते हैं ना, कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट कौन है अब यहाँ पे, ये बैक्टीरियल सेल। सोर्स कौन था, ह्यूमन इंसुलिन जीन, ह्यूमन सेल, है ना। तो होस्ट सेल में आपने जो प्लाज्मिड तैयार किया है इंसुलिन का जीन जोड़कर, वो गया कि नहीं गया। पहले तो डालने के लिए जो मेथड यूज करोगे उसको कहोगे आप जीन ट्रांसफर मेथड, है ना। और इस तरह से आपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना दिया, होस्ट को केपेबल बना दिया कि वो जीन को अपने अंदर रिसीव कर सके। ठीक है, तो जीन ट्रांसफर मेथड्स को ही कॉम्पिटेंट होस्ट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना उसमें आप लोग। और फिर अगर वो चला गया है तो सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से आप कंफर्म कर लेते हो कि हाँ भाई वो उसके अंदर गया है कि नहीं गया है। एंड फाइनली ये जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल्स, क्या मैं इस सेल को अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये सेल ओरिजिनली इंसुलिन नहीं बनाती थी, बट अब इस सेल के पास इंसुलिन बनाने वाला जीन है, तो ये इंसुलिन बनाएगी। अब इस सेल को मैं लार्ज स्केल कल्चर कर लूँगी और उससे जितना मन चाहे उतना इंसुलिन बनाओ और उसको मार्केट में कमर्शलाइज करो। हालांकि उसमें भी पहले डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है ना। इसी चैप्टर के एंड में आप दो चीज़ें और पढ़ते हैं ना, कि एक तो लार्ज स्केल कल्चर के लिए आपको चाहिए बायोरिएक्टर्स, फिर बायोरिएक्टर से आपने लार्ज स्केल कल्चर तो कर लिया, बट अब उन बैक्टीरियल सेल्स में से प्रोडक्ट को निकालना है, सेपरेट करना है, फिर उसको प्योरीफाई करना है। तो सेपरेट एंड प्योरीफिकेशन को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर उसको चेक करना है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं, ये सब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है। अगर ये सब सक्सेसफुल रहा तो प्रोडक्ट इज रेडी टू मार्केटेड। समझ में आ गई बात, बस यही तो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी। तो जो भी आप इसमें घूमते हैं ना पूरा इधर से उधर की, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, अगर इस तरह से आपने पूरी बायोटेक को एक बार समझा हुआ है तो मुझे नहीं लगता आप कहीं पर भी क्वेश्चंस गलत करेंगे, और अगर करते हैं तो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं और आपको उन कन्फ्यूजन्स को कैसे दूर करना है। ठीक है, क्लियर। तो वही सारी टर्म्स दिए। देखो अब जीन क्लोनिंग क्या है, चलो इस टर्म के बारे में भी बता देती हूँ। जीन ट्रांसफर तो बताया मैंने तुम्हें कि जीन को आपने उस प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो आपने ट्रांसफर किया है ना, तो वो जो प्लाज्मिड है जो उस जीन को लेकर गया है बैक्टीरियल सेल में बच्चों, वो वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई भी तो करेगा। बैक्टीरियल सेल्स तो मल्टीप्लाई करेंगी। आप ध्यान रखना, एक ही बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड्स भी मल्टीप्लाई करते हैं, खुद की खूब सारी कॉपीज बनाते हैं। उसको आप कहते हैं कॉपी नंबर, जो कि 15 से 100 के बीच में वेरी करता है। एक ही बैक्टीरियल सेल में सिंगल प्लाज्मिड अपनी 15 से 100 तक कितनी भी कॉपीज बना सकता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको जीन क्लोनिंग कह सकती हूँ। आपके जीन की क्लोनिंग हो रही है सेल के अंदर। आप इसे आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं बाहर पीसीआर टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, या सेल के अंदर भी जीन की क्लोनिंग होगी। ठीक है, तो ये जितनी भी टर्म्स हैं, ओराय आ गया, वही प्लाज्मिड में होना ज़रूरी है ओराय का, है ना। और ये भी ध्यान रखना बच्चों आप शुरू में ही कि ज़रूरी नहीं है आप हमेशा प्लाज्मिड ही यूज़ करें। प्लाज्मिड को क्लोनिंग वैक्टर कहा जाता है, बताओ क्यों। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा हमने लेबोरेटरी में एक प्लाज्मिड बनाया, इस प्लाज्मिड में अपना डिज़ायर्ड जीन ऐड कर दिया, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, अब इसी को मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रही हूँ, इसको हमने बैक्टीरियल सेल्स में डाल दिया। तो ये बैक्टीरियल सेल्स में जाकर क्या करेगा बताओ, ये कॉपी भी करेगा इस जीन की और इसे कैरी भी कर रहा है। तो कॉपी कर रहा है इसलिए क्लोनिंग, और कैरी कर रहा है इसलिए वेक्टर।
तो क्या प्लाज्मिड खुद एक क्लोनिंग वैक्टर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। प्लाज्मिड इज अ वेरी गुड क्लोनिंग वैक्टर, वेरी कॉमनली यूज्ड। बट ये मत समझना कि प्लाज्मिड इज द ओनली क्लोनिंग वैक्टर। एज अ क्लोनिंग वैक्टर आप कई सारे दूसरी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो, जिनमें से मोस्ट कॉमन है एक और, बैक्टीरियोफेजेस। जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं ना, तो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज। डायग्राम याद आ रहा है? इस तरह से आप बनाते हो डायग्राम, है ना, ये वाला T2 फेज वगैरह। तो ये जो बैक्टीरियोफेज हैं बच्चों, इनमें भी आप इनके डीएनए में अपना मनचाहा जीन ऐड कर सकते हो, और फिर इस जीन को जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे अटैक करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल भेजेगा, तो आपका जीन भी उस बैक्टीरियल सेल में चला जाएगा। यस और नो? नॉट ओनली बैक्टीरियल सेल्स, बल्कि कई सारे रेट्रोवायरस भी तो हैं जो एनिमल सेल्स पर अटैक करते हैं। आपको एनिमल सेल में कोई जीन भेजना है तो आप रेट्रोवायरस को यूज़ करके भेज सकते हो। हालांकि रेट्रोवायरस एक आरएनए वायरस है, तो वहाँ पर आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो सब बहुत आगे की बातें हैं। बट येस, आप एज अ क्लोनिंग वैक्टर कई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गए, रेट्रोवायरसेस हो गए, और इनके अलावा कई सारे दूसरे टेक्निक भी, हम डायरेक्टली भी इंसर्ट कर सकते हो जीन को। ज़रूरी नहीं है किसी लिविंग वैक्टर को यूज़ करके ही आप भेजो, बैक्टीरियोफेज वगैरह के थ्रू भेजो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जीन इंजेक्शन दे दो। जीन गन मेथड होता है प्लांट सेल्स के लिए, हमने सारे पढ़े हैं। एक डिसआर्म्ड पैथोजन वैक्टर भी है, जिसमें एक ऐसा पैथोजन, ये बैक्टीरियोफेज और रेट्रोवायरस उसी में आते हैं, सब आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। बट आपको एक पिक्चर पूरे दिमाग में रहनी चाहिए कि यस, बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अगर ढंग से कॉन्सेप्चुअली पढ़ी है तो ही इसके रिवीजन में मज़ा आएगा आपको, वरना सब ऊपर से जाएगा कि मैम कहीं से क्या बोल रहे हैं, कहीं से क्या बोल रहे हैं। ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, यहाँ पे पूरा कोरिलेटेड है टॉपिक, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया है तुमको, इस पर भी क्वेश्चन आता है, यू नो, कोहेन एंड बोयर। शुरू में इन्हीं का तो इंट्रोडक्शन दे रखा है, कोहेन एंड बोयर। इनने 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज नहीं की थी, वो तो आर्बर ने की थी 1963 में शायद। इन्होंने फर्स्ट, बाद में जब 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ गए तो 72 में जाकर कोहेन एंड बोयर ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है, ध्यान रखना। ये रहा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लियर। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रखी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में दे रखा है। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को तो हमने कट लगाने के लिए यूज़ किया। अब मैं आपको कह रही हूँ कि वो जीन आपने प्लाज्मिड में डाल दिया, तो वो जो जीन प्लाज्मिड में डाला ना बच्चों, तो प्लाज्मिड को जीन को प्लाज्मिड पे जोड़ने के लिए यहाँ फिर से लाइगेज एंजाइम चाहिएगा, ध्यान रखना। जैसे हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम चाहिए होता है, वैसे यहाँ पर भी लाइगेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड। मुझे मिल नहीं रहा कहाँ लिखा है, आगे होगा या तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। करें हम थोड़े से क्वेश्चंस देंगे, फिर आगे रिवीजन करेंगे। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। व्हाट हैपन, ये देखो 2024 हर साल आएंगे इस चैप्टर से। दो ही तो चैप्टर हैं इसमें, दोनों चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। दोनों से मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन बहुत कॉमन है पूछे जाने, 8 भी पूछ सकते हैं, ठीक है। What is the fate of a piece of DNA? Fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism. यहीं पर उलझ गए होंगे तुम। बायोटेक्नोलॉजी को कितने भी अच्छे से तुम पढ़ लो, उसके जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तुम, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो क्या पूछ रहा है। इसके क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, सो आपको ढंग से क्वेश्चन समझना आना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है देखना, ये कह रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए। एक पीस ऑफ डीएनए यानी एक जीन की बात हो रही है, उसका फेट क्या होगा, विच कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है एक ऐसा जीन है बच्चों वो जिसके पास सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अभी मैंने नाम लिखे थे ना, एलियन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन जीन, उसी को जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके पास, जीन के नाम पर ना ओराई है ना सेलेक्टेबल मार्कर है, तो उसका फेट क्या होने वाला है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। बिना ओराई के जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट में जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अब ऑप्शंस यहाँ बहुत सारे दिए हैं आपको। पहला, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर लेगा। मुझे तो नहीं लग रहा भाई कि वो इंडिपेंडेंटली कर लेगा। अगर आप बाहर से डाल रहे हो उसको, तो उसको कहीं ना कहीं अंदर जाके ओराई से जुड़ना तो पड़ेगा, तभी तो वो मल्टीप्लाई करेगा।
इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। ये कह रहा है कि वो जो जीन आपने डाला है ना, वो अंदर जाकर रेसिपिएंट की जीनोम से जाकर जुड़ जाएगा। ये फिर भी हो सकता है ना, अगर आपने डायरेक्ट ट्रांसफर किया है तो वो अंदर जाकर हमारे जीनोम से जुड़ जाए। इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। ये कह रहा है अगर वो होस्ट डीएनए से जुड़ गया तो वो मल्टीप्लाई भी कर लेगा और वो इनहेरिट भी हो जाएगा अगली सेल में। ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। यस, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो क्रोमोसोम का कोई पहले से इंटीग्रल पार्ट थोड़ी ना है, वो तो हमने ऐड किया है। इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, तो ये कह रहा है, यहाँ पर मुझे ऑप्शंस में तो दो ही सही लग रहे हैं। चलो इस पर एक बार क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ क्योंकि ये लाइन इसके फेट से रिलेटेड नहीं लग रही है मुझे। एंड लास्ट, इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। नहीं भाई, रेप्लिकेट तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा जब तक ये किसी ऐसे डीएनए से अटैच नहीं हो जाता जिस डीएनए के पास खुद का उराए हो। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन 3। समझ गए आप क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं। आपसे पूछा है फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से क्या क्या पॉसिबल है? इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, हाँ होस्ट डीएनए से अटैच हो जाए तो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर बस मुझे एक ही डाउट है बच्चों कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। आंसर तो हमें मिल गया, बट मैं इस स्टेटमेंट को कंफर्म करना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ एनसीईआरटी में कहीं लिखा है क्या कि ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए होता है ये क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट होता है, या कुछ ऐसा लिखा है क्या कहीं पर? हाँ, कहीं पर कुछ ऐसा लिखा है क्या? देखो यहाँ पर अगर मिलेगा तो मिलेगा तुम्हें। इसमें दे रखा है कुछ, दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी, यहीं से आया ये क्वेश्चन एक्चुअली कि अरे वाह, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली देखो एनसीईआरटी में पैराग्राफ है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए। तो इसमें लिखा है दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, क्योंकि उसके पास ओराई नहीं है। But when it get integrated into the genome of recipient, it may multiply and inherited along with the host DNA. अभी देखा हमने. This is because the alien piece of DNA has become part of a chromosome which has the ability to replicate. In a chromosome there is a specific DNA sequence, वो जो मैंने आपको कहा कि क्योंकि क्रोमोसोम के पास खुद का ओराई होता है, अब ये उसका पार्ट बन चुका है। मुझे इसी से रिलेटेड लग रहा है बच्चों, इसीलिए इन्होंने उस स्टेटमेंट को गलत माना है कि अगर एक बार वो जाकर उस जीन में जुड़ गया ना, तो आप कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट बन गया। इट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ओराई। यस, वी गॉट आवर आंसर। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर मतलब इन्हें पूरा लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं लिखा ना इन्होंने। अगर इनको लिखना चाहिए था कि व्हेन द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज अटैच विद द क्रोमोसोम देन इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये गलत है। अगर ये अटैच हो गया है तो नाउ इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इसीलिए वो क्रोमोसोम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो कहाँ से 2024 में बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ से, जिनको तुम जनरली इग्नोर कर देते हो, वहाँ से क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया गया एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर। इसीलिए तुम्हें कहते हैं कि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ गए क्या आप लोग इस बात को? अब तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2015 का सीधा। द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। जिस डीएनए पर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हो जिससे वो क्लोनिंग कर सके, उसको आप क्या कहते हैं बच्चों? उसको आप कहते हैं वेक्टर, है ना, क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट 2015 का ही क्वेश्चन है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, अभी बताया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट क्या है 2012 का क्वेश्चन है, विच इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। ठीक है, हमें रॉन्ग मैच बताना है बच्चों। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले दिया है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब एक्चुअली ना ये जो टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन कैलस, ये इसमें क्यों दे दिया है? तो एप्लीकेशन वाले चैप्टर में दे रखा है। कोई नहीं, दे दिया तो भाई यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ना तुम्हारे पहले स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर था, तो स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में क्या हुआ कि ये सब टेक्निक समझा रखी थी लास्ट में, सिंगल सेल प्रोटीन, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब वो चैप्टर तो हट गया, बट इन लास्ट के टॉपिक्स को, टिश्यू कल्चर को और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को उठाकर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में डाल दिया, क्योंकि टिश्यू कल्चर में भी हम सेल्स को यूज़ करते हैं और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में भी करते हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ये भी बायोटेक का ही पार्ट है।
ठीक है, चाहे हम एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं बट ये बायोटेक का पार्ट है, तो इसके क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। अभी स्ट्रैटेजी चैप्टर डिलीट हो गया है, बट अगर कोई ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहा है तो प्लीज़ जो लास्ट का टॉपिक है टिश्यू कल्चर का पूरा पैराग्राफ्स हैं उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो विच इज़ अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, ये वाला मैंने ह्यूमन हेल्थ और माइक्रोब्स चैप्टर अभी छोड़ा हुआ है बीच में, है ना, पहले हम बायोटेक करेंगे उसके बाद हम उन दोनों चैप्टर्स को लेंगे। रॉन्ग मैचिंग बताओ, ये कह रहा है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में फ्यूजन होता है दो डाइवर्स सेल का, यस, पोमैटो याद है, पोटैटो और टमाटो के फ्यूजन को बोलते हैं, तो दोनों डाइवर्स सेल हैं, ये मुझे सही लग रहा है। वेक्टर डीएनए इज द साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल नहीं, वेक्टर डीएनए तो क्लोनिंग वेक्टर हुआ आपका जो कि बाद में आरएनए प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन, ध्यान रखना बच्चों, टिश्यू कल्चर का ही दूसरा नाम है क्योंकि आप उसमें एक छोटे से प्लांट पार्ट से कई सारे प्लांट्स को प्रोपेगेट कर लेते हो। सो माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए लिखा है इन विट्रो प्रोडक्शन, इन विट्रो आउटसाइड द लिविंग सिस्टम, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट इज कैलस, मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि टिश्यू कल्चर में हम एक मेरिस्टेमेटिक पीस यूज़ करते हैं सेल मतलब प्लांट का, और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी तो है ही, अगर आप इसे कल्चर मीडियम दे रहे हो तो ये डिवाइड करके क्या बना देता है, क्या बना देता है, एक मास ऑफ सेल्स बना देता है जो अनडिफरेंशिएटेड है, इसमें कोई रूट शूट कुछ नहीं बना, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, इसी को कैलस कहते हैं। तो कैलस को लिखा है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर, यानी इनकरेक्ट में हो गया ऑप्शन 2, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन से टेक्निक से आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यस, एक्सरे डिफ्रैक्शन, हेवियर आइसोटोप, हाइब्रिडाइजेशन, सीधा सीधा ऑप्शन 1। हाइब्रिडाइजेशन को जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहते बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में आप एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ रिप्रोडक्शन करवाते हो, वहाँ पे ऐसा नहीं करते कि आपको, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो ना, वो मेंडल ने भी क्रॉस कराया था, तो आप वहाँ पे 2 पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करते हो और एक के पॉलन ग्रेन्स को दूसरे के स्टिग्मा पे डालते हो, तो वहाँ पर आपने पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनमें रिप्रोड्यूस करवाया है। आपने ऐसा नहीं किया कि प्लांट ए में से जीन निकाल कर प्लांट बी के सेल में डाल दिया और फिर उससे एक नया प्लांट बना लिया, ठीक है। तो गलती से भी हाइब्रिडाइजेशन से भी वेरिएशंस आते हैं, बट हाइब्रिडाइजेशन एक तरह का आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन है जिसमें आप चूज़ कर रहे हो कि कौन पेरेंट होंगे। बाकी जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए तो पूरी लेबोरेटरी वगैरह सब कुछ चाहिए, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, ये सब कहाँ होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो मिक्स नहीं करना दोनों चीज़ों को। विच आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, इनमें से जीन क्लोनिंग के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी वेक्टर की, वेक्टर ये रहा प्लाज्मिड, ऑप्शन 4, ठीक है। न्यूक्लियोइड, मीजोजोम, लोमासोम टर्म नहीं पढ़नी है हमको, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम टूल्स पर, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उससे इतने ही क्वेश्चंस थे, अब आते हैं हम सीधा टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। टूल्स में जो मेजर टूल्स आपसे डिस्कस किए हैं उनमें एक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, इनके बारे में बताया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बाद आई थिंक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डिस्कस की है आपसे, है ना, कैसे आप डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करोगे। फिर क्लोनिंग वेक्टर्स को डिस्कस किया है, और क्लोनिंग वेक्टर के बाद लास्ट में आपसे जीन ट्रांसफ़र मेथड्स यूज़ किए हैं, डिस्कस किए हैं, यहाँ पर लिख देना जीन ट्रांसफ़र, कैसे आप जीन को होस्ट सेल में भेजोगे, उसी को कहते हैं बच्चों होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना, होस्ट को ट्रांसफॉर्म करना विद एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये सारे टूल्स, ईच एंड एवरी टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारे सामने, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम रिवीजन कर लेंगे। हिंट सेकेंड, ऑलवेज कट्स डीएनए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, यू नो, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हो उसी को क्लोनिंग साइट बोलते हो, उसी को रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हो। आपको पता है ना, अब तक 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, पर हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट लगाता है, अगर उसे वो सीक्वेंस नहीं मिली तो वो कट लगाएगा ही नहीं। और ऐसी स्पेसिफिक सीक्वेंस हमेशा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब जैसे मलयालम वर्ड है या GAATTC, तो यहाँ पर भी GAATTC, आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी पढ़ो सेम आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अच्छा इसमें मोस्टली कितने बेस पेयर होते हैं, ये भी तुम्हारी बुक में दिया है, देखो कि ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है
यहीं पर दिया है स्टार्टिंग में कि ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, ये देखो हिंड सेकंड की अगर हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करें तो इसमें मुझे जहाँ तक ध्यान है 6 बेस पेयर होते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर पैलिंड्रोमिक ज़रूरी नहीं है सब में 6 हो, बट ज़्यादातर में, जैसे इको आर फर्स्ट की आप देखो, हिंड सेकंड की तो दी नहीं है क्या सीक्वेंस है, पर इको आर फर्स्ट की तो दी है ना, GAATTC, वही 6 बेस पेयर हो गए। क्लियर? तो ज़्यादातर की 6 होती है, बट 6 से ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो हिंड सेकंड की पूछी है, सो सिंपली 6 बेस पेयर। देखो 2024 में कितना एकदम छोटा सा टॉपिक पर क्वेश्चन बनकर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से 2024 का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। PBR 322 का डायग्राम है, इसको तो कौन नहीं जानता, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर आपको बोला है फाइंड द रोल ऑफ X एंड Y जीन। तुम्हें दिख रहा है ये डायग्राम X और Y, तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो X तो उराए है और Y को ROP लिखा हुआ है। ये डायग्राम कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, प्लाज्मिड का डायग्राम सबको ध्यान से देखकर जाना है ना, एकदम माइंड में बैठा होना चाहिए कि कहाँ क्या है प्लाज्मिड में। सो दिस इज ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज ROP। व्हाट इज ROP? थ्योरी में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ यहीं लिखा है ROP कोड्स फॉर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ROP, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, ये जो जीन है, ये सब जीन ही तो है बच्चों अलग अलग कलर्स के, तो ये जो जीन है ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो पिंक कलर के 2 जीन्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये 2 हैं आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। और ये जितनी भी साइट्स तुम्हें दिख रही हैं ना बच्चों, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम हैं कि अगर आप ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करोगे तो यहाँ कट लगेगा और यहीं पर नया जीन ऐड होगा, ये करोगे तो यहाँ कट लगेगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ पर कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, है ना, इन पे सब पे क्वेश्चन आता है। TETR पर BMH फर्स्ट और SAL फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। AMPR पर AMPR पहला है ना, देखो पहले तो A और T कैसे याद रखोगे, एट, A इधर आता है, T इधर आता है। अब A पर दोनों, A पहला होता है तो यहाँ पे भी पहला पहला, यानी PST PVU, और उसमें भी सेकंड नहीं फर्स्ट, सब चीज़ यहाँ पे पहली पहली है। ठीक है, और TETR पे T के साथ BS याद रखोगे, T के साथ ये दोनों मोस्ट कॉमनली बार बार आते हैं, तो जनरली ये हमें दिमाग में याद हो जाते हैं। और बाकी जो बचे 3 वो यहाँ दे दिए, PVU सेकेंड यहाँ दे दिया। डू रिमेंबर, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंजाइम्स की साइट दी है, बट इस PBR 322 पर मोर देन 40 एंजाइम्स की साइट होती है, मोर देन 40 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट होती है। तुम्हें सारी नहीं दिखाई, तुम्हें सिर्फ 8 एंजाइम्स की रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस दिखाई हैं। ठीक है, तो तुमसे यहाँ पे X और Y का फंक्शन पूछा है। X के लिए लिखा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। हम पढ़ते हैं ना इस टॉपिक में कि ओराई के 2 काम हैं। पहला काम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जब भी रेप्लिकेशन शुरू होगा यहीं से होगा, हेलिकेज खोलेगा इस DNA को यहीं से खोलेगा। और दूसरा काम, ओराई ही ये डिसाइड करता है कि ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल में अपनी कितनी कॉपीज बना सकता है, जिसको आप कहते हैं कॉपी नंबर, यहीं पर लिखा हुआ है ना। जनरली जो प्लाज्मिड्स हैं वो हो सकता है 1 कॉपी बनाएं, हो सकता है 2 कॉपीज, हो सकता है 2 कॉपीज पर सेल बनाएं, या हो सकता है 15 to 100 कॉपीज पर सेल भी बना सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द ओराई। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ओराई पर। कहाँ गया, ये डिपेंड करता है ओराई पर, यहाँ लिखा हुआ है ओराई में, ये रहा, है ना। दिस सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। ठीक है, क्लियर है, तो ये तो सही है। और Y के लिए लिखा है इट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो मुझे ऑप्शन 2 में सही आंसर मिल गया है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ है, ये रहे, ये जो 2 ग्रीन कलर के हैं AMPR एंड TETR, ये इस प्लाज्मिड को एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर से 2024 का क्वेश्चन है, द TI प्लाज्मिड। इस चैप्टर में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। अभी चैप्टर वैसा वाला चैप्टर नहीं जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाती जाऊँ और उसके क्वेश्चन कराती जाऊँ, पूरा चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेटेड है, आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मिक्स रिवीजन करके चलना है इसका। ठीक है, TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस स्टैंड्स फॉर, याद आ रहा है एग्रोबैक्टीरियम, अगेन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है, बट ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है बच्चों, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। किसमें डिजीज करता है, डाइकॉट्स में, है ना। इसके पास खुद का प्लाज्मिड भी है, खुद का ये जीनोम भी है। इसका नाम देखो एग्रोबैक्टीरियम, एग्रीकल्चर यानी प्लांट्स को अफेक्ट करने वाला, ट्यूमिफेशियंस, क्योंकि अगर प्लांट्स में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए
तो प्लांट्स में ट्यूमर हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में ट्यूमर होते हैं, ऐसे प्लांट में भी जगह जगह ट्यूमरस ग्रोथ होने लगती है, इसीलिए इसका नाम ट्यूमीफेशियल्स है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि भाई ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म बताया है कि ये एक बहुत ही अलग तरह से इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया है। जनरली अगर हमारी बॉडी पर में कोई बैक्टीरिया या किसी का अटैक होता है तो वो तरह तरह के टॉक्सिन्स बनाते हैं और हमको बीमार करते हैं, बट ये बहुत अलग काम करता है। एग्रोबैक्टीरियम क्या करता है बच्चों, जब ये प्लांट्स में जाता है तो मान लो ये बैक्टीरिया जाकर किसी प्लांट सेल से कनेक्ट हो गया, ये कोई प्लांट सेल है, एक प्लांट में बहुत सारी सेल्स हैं, तो ये बैक्टीरिया जाकर इस प्लांट सेल के साथ एक कनेक्शन बना लेता है और कनेक्शन बना के क्या करता है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, कनेक्शन बना के क्या करता है, ध्यान से सुनना, इसका ये जो प्लाज्मिड है ना, इसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है बड़ी सी, इस पूरी सीक्वेंस को कहते हैं टीडीएनए। यही वो मेन सीक्वेंस है जो ट्यूमर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करता है पता है, इस टीडीएनए की कॉपी बनाता है, पूरे प्लाज्मिड की नहीं, सिर्फ टीडीएनए वाले सेगमेंट की कॉपी बनाता है और उस कॉपी को यहाँ से प्लांट सेल में भेज देता है। और ये जो कॉपी गई है, ये न्यूक्लियस में पोर तो होते ही हैं, ये अंदर जाकर प्लांट सेल के डीएनए से जाकर अटैच हो जाता है ये टीडीएनए। सोचो, यानी इसके पास एक आर्ट है टू डिलीवर इट्स जीन इनटू द प्लांट जीनोम। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने एक जीन को, वो जीन प्लाज्मिड का जीन है, प्लांट सेल में भेज रहा है और प्लांट के जीनोम के साथ वो डीएनए जाकर अटैच हो जाएगा। अगर ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया, अगर वो ये जो इसको मैं वो कह दूँ, जो टीडीएनए कह दूँ, चलो ये टीडीएनए अगर प्लांट सेल में जाकर अटैच हो गया बच्चों, तो अब ये प्लांट सेल पता है क्या करने लगती है, अब ये प्लांट सेल कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लगती है जिससे एक तो ये सर्वाइव करेगा, ये जो प्लांट सेल है इसमें जो डीएनए गया है इससे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जो इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और दूसरा ये प्लांट सेल्स खुद को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगी अननेसेसरी, चाहे ज़रूरत है चाहे नहीं है, मेरिस्टेमेटिक है या नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लग जाती हैं इस जीन के एंटर होने की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें बनने लगती हैं जिससे दो चेंजेस होते हैं, एक तो दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया आराम से सर्वाइव करेगा, और दूसरा इन्हीं प्लांट सेल्स को क्या कर देगा, ये मल्टीप्लाई करने पे मजबूर कर देगा। इस वजह से प्लांट में आपको जगह जगह ट्यूमर्स नज़र आने लगते हैं। और इसको क्या फ़ायदा मिला, वो जो इसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं वो ये लेता रहेगा और ख़ुद का भी नंबर बढ़ाएगा, फिर नई प्लांट सेल्स पर अटैक करेगा, फिर नई पर करेगा, ऐसे करके पूरे प्लांट को बर्बाद कर देता है ये, ठीक है। अब सोचो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या गज़ब की चीज़ निकाली, उन्होंने कहा कि यार ये जो पैथोजन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैथोजन है। क्यों इंटरेस्टिंग पैथोजन है, क्योंकि इट नो द आर्ट टू डिलीवर द जीन इनटू प्लांट सेल। हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तरह के टूल्स चाहिए जो हमारे डिज़ायर्ड जीन को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दें। मान लो मुझे कोई एक्सपेरिमेंट प्लांट्स पे करना है, जैसे अभी हमने इंसुलिन बनाने वाला जीन बैक्टीरिया में डाला था, वैसे मुझे कोई और जीन, कोई हाई यील्डिंग जीन है, कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन है, कोई भी अच्छा सा जीन है, वो मुझे इस प्लांट सेल में डालना है, ठीक है। तो प्लांट सेल में डालने के लिए मैं क्या करूँ, प्लांट सेल में डालने के लिए तो कोई डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँ, जैसे वो होते हैं जीन गन वगैरह, या हम इस एग्रोबैक्टीरियम को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या किया बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने, देखना कि ये जो इसका टीडीएनए है ना, इस टीडीएनए पर ऐसी सीक्वेंस ढूंढी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सीक्वेंस हो, और उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ कर इस पर कट लगाया। पहले इसको निकाला बाहर, ये टीआई प्लाज्मिड को पूरा बाहर निकालना पड़ता है बैक्टीरियल सेल से, फिर उस टीआई प्लाज्मिड पर अपना जीन ऐड कर दिया। कहाँ ऐड करा, उस सीक्वेंस पर जो एक पैथोजेनिक सीक्वेंस है। सोचो आप, इसी सीक्वेंस की वजह से तो प्लांट में बीमारी हो रही थी, तो आपने इसी सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया, और फिर आपने, अब ये आपका मॉडिफाइड प्लाज्मिड हो गया क्या, ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया क्या, इसको आपने फिर से बैक्टीरियल सेल्स में डाल दिया। अब इन बैक्टीरियल सेल्स का इन्फेक्शन करा दिया प्लांट सेल पे, तो जब ये प्लांट से अटैच होगा तो इसका मैकेनिज्म गड़बड़ नहीं हुआ, ये अभी भी अपने टीडीएनए की कॉपी करेगा, उस कॉपी को प्लांट सेल में भेजेगा और उसके जीनोम से जाकर अटैच करवा देगा। बट फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब ये वाला सेगमेंट अटैच होगा ना बच्चों, तो ये ना तो इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स बनाएगा और ना ही प्लांट सेल में ट्यूमर क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने इस पैथोजेनिक सीक्वेंस को क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया। इसको कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। आपने इसके हथियार ही छीन लिए, इसका वो जो मेन तलवार थी वो समझ लो वो काट दिया, इसकी गन में से बुलेट्स ही निकाल लिया आपने, ठीक है। और फिर इसको पर ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि इसकी कोई ऐसी सीक्वेंस डैमेज ना हो जाए जिससे ये जीन को इसमें डिलीवर करता है, वरना आपका जीन डिलीवर नहीं होगा, ठीक है।
तो डिसआर्म्ड पैथोजन, और अब आप इसको एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। आपने एक पैथोजन को डिसआर्म करके एज अ वेक्टर यूज किया है फॉर जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या कर रहे हैं, जीन को डाल रहे हैं, तो इसको इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी कहते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं आप जीन का, एक लिविंग पूरा का पूरा बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं आप प्लांट सेल में वो डालने के लिए, ठीक है। क्लियर है क्या? ऐसे ही रेट्रोवायरस हो गए, ऐसे ही बैक्टीरियोफेजेस हो गए, ये तीनों डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। प्लीज एनसीईआरटी में लिख लेना। यहाँ पर जब आगे लास्ट में दे रखा है ना टूल्स में डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, कहाँ गया डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, तो इसमें 3 एग्जाम्पल लिख लेना बच्चों। एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, दूसरा बैक्टीरियोफेजेस एंड तीसरा रेट्रोवायरस। ये तीनों पैथोजन्स हैं बट हम इनको डिसआर्म करके एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। ये प्लांट सेल्स में यूज़ करते हैं, इसको बैक्टीरियल के लिए यूज़ करते हैं, और रेट्रोवायरस को एनिमल सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया आपको? सो ये कह रहा है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम स्टैंड्स फॉर, यहाँ तो आपसे सिंपली फुल फॉर्म पूछी है, सो दिस इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अभी बताया मैंने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। काफ़ी सारे उलझाने वाले ऑप्शन है, डू रिमेंबर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। डन। 2023 का क्वेश्चन, अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है भाई? ये क्वेश्चन आया तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अगेन वेरी सिंपल टेक्निक, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ी होगी आपने। यहाँ पर ये कौन सा जेल की प्लेट है भाई? दिस इज एगारोस जेल। एगारोस जेल किससे मिलता है? सीवीड से मिलता है। ब्राउन एल्गी में पढ़ते हैं ना हम सीवीड्स, सीवीड से मिलता है। क्या है ये? एक नेचुरल पॉलीमर है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। इसी एगारोस जेल से एक प्लेट बना ली जाती है, एक जेल का ब्लॉक बना लिया जाता है बड़ा सा, तो दैट इज एगारोस जेल प्लेट। अब इसमें थोड़े से गड्ढे कर दिए जाते हैं, कैविटीज़ कर दी जाती है जिनको आप वेल्स कहते हैं। इसमें डीएनए सैंपल्स को लोड कर दिया जाता है एंड इस प्लेट को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। हमेशा अगर तुम खुद बताओ, अगर इस तरफ डीएनए है तो ध्यान है ना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसको आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, और जो अपोजिट हिस्सा होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यानी अगर आपसे पूछें कि डीएनए को कहाँ पर लोड करते हैं, तो डीएनए को लोड करते हैं कैथोड पर, और जो अपोजिट है वो है एनोड। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो प्लस यानी ए ग्रेड, माइनस यानी सी ग्रेड। सी ग्रेड यानी माइनस, तो जो नेगेटिव है वो कैथोड है, जो पॉजिटिव है वो एनोड है। वही जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे अब आप जैसे ही वोल्टेज ऑन करोगे, इसमें वोल्टेज करंट दौड़ेगा, करंट की वजह से जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसके जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? क्यों एगारोस जेल यूज़ किया हमने? आप ऊपर से नहीं दिखेंगे आपको पीसेस मूव करते हुए, अंदर अंदर मूव कर रहे हैं। जेल की जो मोटी प्लेट है उसमें अंदर अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि दिस जेल हैज सीविंग इफेक्ट। इस जेल में पूरी अंदर छलनी बनी हुई है, सीविंग इफेक्ट है, जिसमें से टुकड़े इजीली आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। किसके टुकड़े? डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। बट ऑब्वियस जैसे हाथी और चूहे में तेज कौन दौड़ेगा? चूहा, जो छोटा है। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर तक आएंगे, जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे, ठीक। इस तरह डीएनए के बैंड्स बन जाएंगे, बट हमें ये बैंड्स दिखेंगे नहीं। तो इन्हें देखने के लिए हम क्या करेंगे? वोल्टेज स्टॉप कर देंगे, इस एगारोस जेल की प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। इसको हमने एक चैम्बर में रखा हुआ था जिसमें सोल्यूशन भी था, इलेक्ट्रोफोरेटिक सोल्यूशन, उसमें इस प्लेट को डालकर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया था। अब इस प्लेट को निकाल लेंगे, इस प्लेट को इथीडियम ब्रोमाइड, इस प्लेट पर हम इथीडियम ब्रोमाइड नाम का स्टेन डालेंगे। अभी भी हमको डीएनए नहीं दिखेगा। अब इस प्लेट को जब हम एक यूवी चैम्बर में रखेंगे, जैसे हम माइक्रोवेव में कोई चीज़ रखते हैं बेक होने के लिए, बिल्कुल वैसे जब आप इसे एक यूवी चैम्बर में रखोगे तब आपको वो जो डीएनए बैंड्स हैं वो किस कलर के दिखाई देंगे बच्चों? ब्राइट ऑरेंज कलर के, ठीक है। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखने लगेंगे। जो बैंड आपका डिजायर्ड बैंड है उसे आप अलग कर सकते हैं। अलग करने को कहते हैं इल्यूशन। द band of DNA cut out from the gel and extracted from the gel piece is known as elution। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेथड होता है, उसकी डिटेल नहीं दी है, सिर्फ नाम बताया है। समझ आ गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो तुम। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड विल शो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। किसी ने एक भी बार बायोटेक नहीं पढ़ा हो तो वो नहीं कर सकता इसका आंसर, बाकी सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, जीन गन मेथड। अभी बता रही थी मैं आपको कि जीन को ट्रांसफर करने के लिए अगर आप किसी लिविंग वेक्टर को यूज कर रहे हो
तब तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। बट आप लिविंग वेक्टर की जगह अगर सिंपली कुछ मेथड्स को यूज कर रहे हो, केमिकल या फिजिकल मेथड्स को, तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं बच्चों? पहला तो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को आप लिविंग वेक्टर में समझना, प्लाज्मिड तो एक डीएनए है ना, आप और होस्ट कौन है यहाँ? बैक्टीरियल सेल। तो आप प्लाज्मिड के थ्रू जीन को बैक्टीरियल सेल में डाल रहे हो, तो प्लाज्मिड कोई लिविंग थोड़ा है, बैक्टीरियल सेल। होस्ट तो लिविंग होगा ही बट ऑब्वियस। तो प्लाज्मिड के थ्रू डालने को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कहते, इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक तो वेक्टर के थ्रू कर सकते हो, दूसरा इंजेक्शंस बनाए गए हैं आजकल एनिमल सेल्स के लिए, क्योंकि एनिमल सेल के चारों तरफ रिजिड सेल वॉल तो होती नहीं है। तो जो भी हमारा पीस ऑफ डीएनए है उसे इंजेक्शन में लोड करते हैं और उसको एनिमल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं। अब प्लांट सेल में आप इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ रिजिड सेल वॉल होती है, तो इंजेक्शन अंदर घुसेगा ही नहीं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, जब इंजेक्शन देते हैं तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में देते हैं सीधा, ऐसे डायग्राम बना लेना। जब इंजेक्शन देते हैं तो जो सीरिंज है आपकी वो अंदर तक न्यूक्लियस तक जानी चाहिए, ठीक है, उसको वहीं तक छोड़ के आते हैं। और प्लांट सेल के लिए एक जीन गन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर माइक्रोस्कोप से प्रॉपरली देखते हुए प्लांट सेल्स को रखते हैं और फिर जीन गन के थ्रू शूट करते हैं। किसको? बुलेट्स को। बुलेट्स मतलब, बुलेट्स सोचो क्या होता है यहाँ पर, कि जो तुम्हारा पीस ऑफ डीएनए है ना, जो तुम डालना चाहते हो प्लांट सेल में, उस पीस ऑफ डीएनए को तुमने गोल्ड और टंगस्टन से कोट कर लिया और ये बन गई तुम्हारी छोटी छोटी बुलेट्स। अब उन बुलेट्स को सीधा प्लांट सेल्स में बम्बार्डेड कर देते हैं हाई वेलोसिटी के साथ, जिससे ये अंदर जाकर जीनोम से जुड़ जाए। गोल्ड और टंगस्टन ही यूज़ क्यों किया? क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं, इनसे कोई रिएक्शन नहीं होती है, इनर्ट है, सिंपल। So, in gene gun method used to introduce alien DNA into host cell, microparticles of which metal are used. तो अभी अभी देखा तुमने टंगस्टन और गोल्ड, ठीक है, क्लियर? हालांकि इसीलिए ये टेक्निक कॉस्टली भी होती है। गोल्ड और टंगस्टन को यूज कर रहे हो तो बट ऑब्वियस कॉस्ट बढ़ जाएगी। विच इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर बच्चों, अभी अभी बताया मैंने तुमको, प्लाज्मिड तो क्लोनिंग वैक्टर है ही। ये दो नाम याद आ रहे हैं क्या? कहीं पढ़े हैं क्या? ये दो नाम याद आ रहे हैं तुम्हें, BAC एंड YAC? ये जब हमने HGP पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो वहाँ बताया था मैंने तुमको कि ह्यूमन जीनोम की स्टडी करते वक्त जिन्हें एज अ वैक्टर यूज़ किया गया था वो थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ठीक है, BAC एंड YAC। तो बचा प्रोब। बट ऑब्वियस प्रोब कोई वैक्टर थोड़ी ना है, प्रोब तो एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA का पीस होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जिससे आप टैगिंग करते हो DNA की, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, है ना, प्रोब को, और भी कुछ जगहों पर करते हैं, इसमें आगे आ जाएगा। हाँ, उसमें वो है ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं प्रोब को। सो व्हाट इज़ प्रोब? प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA सीक्वेंस होती है जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिससे हमें पता लगा सके कि प्रोब इस वक्त कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक? नॉट ट्रू बताना है तुमको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड DNA स्ट्रैंड्स फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। ये कह रहा है कि DNA स्ट्रैंड को एक्सट्रैक्ट करना ही इल्यूशन है। यस, बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। दीज पेरेटेड, ये क्या लिख दिया? सेपरेटेड, दीज सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट रीस्टेन्ड बाय यूजिंग इथीडियम ब्रोमाइड। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ये आगे आएगा। ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये भी अलग है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। जो आपने DNA फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया है, उन फ्रेगमेंट्स को जेल पीस से अलग करना ही क्या है? इल्यूशन। यहाँ इन्हें फ्रेगमेंट लिखना चाहिए, सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स, क्लियर। 2022 का क्वेश्चन देख लो। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच कैन बी कट ईजीली बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आप देख लो इनमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी है? GATACT, ये तो गलत हो गया, GATATC, लास्ट में TC आ गया बच्चों, ठीक है। देन GAATTC, GAATTC मिल गया। एक को अगर 5 to 3 पढ़ रहे हो तो इसको भी इस डायरेक्शन में 5 to 3 पढ़ना है, मतलब वो तो डायरेक्शन तो सेम रहती है, बट एक को फॉरवर्ड पढ़ रहे हो तो एक को बैकवर्ड पढ़ोगे, तो एंटी पैरेलल है तो वो अल्टीमेटली सेम हो जाएगा, ठीक है, डन। 2022 का क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट DNA नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ना आ रहा है तो आप गलती नहीं करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज cut the DNA strand a little away from the center of the palindromic site, very important,
जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं ना बच्चों, कि ये कट कैसे लगाते हैं, इन्हें स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कैसे लगाते हैं, देखो अगर ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो ये इसका सेंटर हुआ, 3 इधर है ना, तो ये यहाँ कट नहीं लगाएंगे। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ भी कट लगाते हैं, बट अगर सेंटर में कट लगेगा तो ब्लंट एंड्स बनेंगे। पर ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे एंड बनाते हैं, स्टिकी एंड। क्यों? क्योंकि वो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाते हैं। अगर यहाँ G और A के बीच में कट लगा रहे हैं तो यहाँ भी G और A के बीच में ही कट लगाएंगे बच्चों, इसीलिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ज़रूरी है। वरना अगर यहाँ G और A यहाँ है ही नहीं तो वो कट कहाँ लगाते। कौन से बॉन्ड्स को कट करते हैं ये भी ध्यान रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को कट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप टूट जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला पार्ट अलग होगा, तुम देखो ये वाला पार्ट अलग होगा तो ये सीक्वेंस बच जाएगी GCTTA, है ना। अगर ये वेक्टर डीएनए है, अगर ये प्लाज्मिड का डीएनए है जिस पर आपने कट लगाया था, तो ये फॉरेन डीएनए, यानी अगर हम इंसुलिन वाला एग्जाम्पल लें तो ये ह्यूमन सेल का डीएनए रहा होगा, ओके। तो इस पर भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करना है। अगर यहाँ EcoR फर्स्ट यूज़ किया है तो यहाँ भी EcoR फर्स्ट ही यूज़ करना है। उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ मिलनी चाहिए आपको, तभी ये सक्सेसफुल होगा। ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इसके इधर और इधर दोनों तरफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कट लगाया सेम वही, तो यहाँ पर भी ये क्रिएट हो गया। इस तरह के एंड्स को कहते हैं स्टिकी एंड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिकी एंड? जिनमें ओवर हैंगिंग मार्जिन्स हों जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिससे वो इजीली एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ये पास पास तो आ जाएंगी, लेकिन इनको लाने के बाद इनके बीच में अब यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी तो बनाना है। फिर वो काम कौन करेगा बच्चों? वो काम करेगा लाइगेज। ध्यान रखना, डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन एट स्टिकी एंड बाय लाइगेज। तो लाइगेज भी हमेशा चाहिए ही चाहिए जब भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करोगे। पीस को कट करने के लिए, पीस को जोड़ने के लिए आप यूज़ करोगे लाइगेज, ठीक है। डन, समझ में आ गई आपको चीज़? तो ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए स्ट्रैंड पर अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर कट लगाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 1। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। नॉट अ डिजायरेबल फीचर, अभी बताया था किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में 3 चीजें होनी चाहिए, एक तो ओराई, एक सेलेक्टेबल मार्कर और तीसरा क्लोनिंग साइट, जिसको आप रिकॉग्निशन साइट भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर ओराई सही है, सेलेक्टेबल मार्कर को मार्कर जीन भी बोल सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट या प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, तुम खुद बताओ। अगर हमने एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर डेवलप किया है जिस पर एक ही एंजाइम काम कर सकता है, तो वो फिर हमारे लिए ज़्यादा कमर्शियली यूजफुल ही नहीं हुआ। आपको हमेशा जनरली साइंटिस्ट जो हैं वो लेबोरेटरी में इस तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स बनाते हैं जिन पर कई सारे एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स हो। एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए, बट कई सारे एंजाइम्स की साइट हो, तब जाके वो कमर्शियली यूजफुल होगा कि आप उसको 7, 8, 10, 12, 15, 20 टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट इज करेक्ट, तो ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया। समझ रहे हो ना, ये सब कहाँ लिखा है? ये सब क्लोनिंग वेक्टर में लिखा है बच्चों। ये देखो, आप क्लोनिंग वेक्टर वाले टॉपिक पे जाओ, ये रहा। क्लोनिंग वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? ओराई, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट, और यहीं पर लिखा है, ठीक है, कि क्लोनिंग साइट के लिए क्या होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट। अच्छा रुको, सॉरी, ये लाइन किसी और के लिए बच्चों, सुनना ध्यान से, लाइन किसके लिए है? ये कह रहा है कि the vector need to have very few, preferably single recognition site for commonly used restriction enzyme। ये कह रहा है कि एक एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? सपोज करो GAATTC यहाँ भी है और GAATTC यहाँ भी है और GAATTC यहाँ भी है, तो EcoR फर्स्ट तीनों जगह कट लगा देगा, और अगर तीनों जगह कट लगा देगा तो सेवरल फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो एक एंजाइम की जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो तो किसी एक ही जगह होनी चाहिए, पर कई सारे एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, जिससे आप इस सेम प्लाज्मिड को, सेम वेक्टर को मल्टीपल टेक्निक्स में यूज़ कर सको। समझ गए? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये पैराग्राफ, इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट या प्रेजेंस ऑफ 2? हाँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा पढ़ रही हूँ बच्चों, एक बार रुको। प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट या प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया, ये सही है।
इसने मल्टीपल एंजाइम्स के लिए नहीं बोला, इसने वही बात की है जो एनसीईआरटी में लिखी है। इनको पूरा लिखना चाहिए था कि एक एंजाइम की एक साइट होनी चाहिए या एक एंजाइम की 2 और मोर साइट होनी चाहिए। तो दिस इज रॉन्ग, सॉरी, हमने देखो जरा सा ध्यान चूका और गड़बड़ हो गई। समझ गए ना बात? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विल जनरेट द कॉम्प्लिकेशंस। एक एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए, मैनी साइट्स नहीं होनी चाहिए। डन? क्या समझ में आ गई ना बात? देखो एक छोटी सी चूक से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता और नीट में हो जाते हमारे -5। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस से आएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिंपल क्वेश्चन है, जेल स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन। तो वही सेम, कौन सा कलर दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज। एक बार फटाफट से चारों ऑप्शंस पे नज़र ज़रूर डालनी है हमको, ठीक है? 2021 का क्वेश्चन है। प्लाज्मिड हैज़ PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन AMPR। अभी बताया था ए पे पहला PST PVU फर्स्ट, इन दोनों की साइट होती है। दैट कन्फर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस। यस वी नो कि AMPR अगर है, इसका मतलब आप जब एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे ना तो उससे उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। अगर किसी बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड है तो आप उसे किल नहीं कर सकते। अगर TETR सीक्वेंस भी है तो आप टेट्रासाइक्लिन से भी उसको किल नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भी आप कंफ्यूज होते हो कि अगर मैंने इस टेक्निक में PST1 एंजाइम यूज़ किया है बच्चों, तो PST1 एंजाइम ने यहाँ कट लगाया होगा ना, और अगर कट लगाया होगा तो यहाँ पर स्टिकी एंड्स क्रिएट हुए होंगे ना, और फिर यहीं पर आकर लाइगेज ने नए जीन को ऐड किया होगा। यानी अब ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया होगा, और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ये रहा आपका डिजायर्ड जीन, एलियन जीन। तो ये जो एलियन जीन है, इस जीन की वजह से क्या AMPR की प्रॉपर्टीज चली गई या नहीं गई? एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस अब नहीं रहा बच्चों, क्योंकि किसी भी जीन को वर्क करने के लिए अपनी पूरी इंटैक्ट सीक्वेंस तो चाहिए ना। तो अगर आपने इस टेक्निक में PST1 एंजाइम को यूज़ किया है तो अब AMPR विल लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज। बात समझ गए? अगर मैं तुम्हें कहती कि BMH फर्स्ट, एक बार में एक ही एंजाइम यूज़ करना है, अगर मैं तुम्हें कहती कि मैंने BMH फर्स्ट एंजाइम यूज़ किया है, तो तुम्हें पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि BMH फर्स्ट TETR पे होता है। फिर तुम्हें क्लिक करना चाहिए कि अगर यहाँ कट लगा तो यहीं पर नया जीन ऐड होगा, इसका मतलब ये सीक्वेंस इंटैक्ट नहीं रही, और अगर ये सीक्वेंस इंटैक्ट नहीं रही तो अब कौन सा रेजिस्टेंस चला गया? TETR का रेजिस्टेंस चला गया। जिस भी बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाएगा, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। और अगर मान लो तुम्हारी टेक्निक में ऐसा भी पॉसिबिलिटी थी कि तुमने कोई एंजाइम यूज़ किया और उसने बाई चांस कट ही नहीं लगाया प्लाज्मिड पर, ये प्लाज्मिड एज इट इज़ रहा, ओरिजिनल फॉर्म में रहा, और ये अगर बैक्टीरियल सेल में गया तो फिर उस बैक्टीरियल सेल में दोनों के लिए रेजिस्टेंस होगा कि नहीं बताओ? तो फिर उसमें दोनों के लिए रेजिस्टेंस होगा। बट अगर आपने एंजाइम यूज़ किया है, उसने कट लगाया है, जीन ऐड हुआ है, यानी एक रिकॉम्बिनेंट DNA क्रिएट कर दिया है, तो फिर उसके जाने से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा और कौन सा रहेगा। इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, तुम्हें एंजाइम बता दिया, उसकी साइट भी बता दी। अब ये कह रहा है इफ दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ जीन, इस एंजाइम को यूज़ किया आपने और एक जीन इंसर्ट कर दिया। बाई चांस देखो यहाँ पे दो चीज़ों का मिक्सचर है। जो जीन आपने इंसर्ट किया है ना, वो एक ऐसा जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। आपकी एनसीईआरटी में ये टेक्निक अलग है और फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली अलग है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह भी यूज़ होता है, और यहाँ पर कुछ अलग केस है। यहाँ पर आपने जो जीन डाला है ना, वो जीन अपने साथ किस प्रॉपर्टी को लेकर गया है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने की प्रॉपर्टी को लेकर गया, यानी वो LEC-Z जीन है। याद है सिस्टोन में ZYA, यानी आपने ये जो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में जो AMPR वाली सीक्वेंस थी, उस पर कट लगा के ये जो जीन ऐड किया है ना बच्चों, ये जीन LEC-Z जीन ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इट इज इंसर्टेड इन ई कोलाई बैक्टीरिया। अब आपने इसको ई कोलाई में डाल दिया, तो ध्यान से सोच के मुझे बताओ, इस ई कोलाई में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जीन डिस्टर्ब हो गया। और एक नई प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इसके पास कि नाउ दिस बैक्टीरिया इज एबल टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बात समझ में आ गई क्या? जब तक ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको इसके इफेक्ट देखने हैं तो यू हैव टू इंसर्ट दिस प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियल सेल, उसके बाद ही आपको इफेक्ट नजर आएंगे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है।
समझ में आई बात? तो यहाँ पर दो चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का है, हालांकि कोविड ईयर का, बट अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना क्या बोला है इनने, क्या चेंज हुआ इसकी वजह से, इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ नोवल प्रोटीन विद डुअल एबिलिटी, ऐसा कुछ तो हमने नहीं देखा। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, यस, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये होस्ट सेल को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट एम्पिसिलिन, गलत, एम्पिसिलिन को रेजिस्ट कहाँ करेगी, एज वेल एज प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये वाला पार्ट तो सही है बट ये वाला पार्ट गलत है। इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, नहीं, सो ऑप्शन 2। समझ गए किस तरह से करना है बायोटेक के क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, हमें नहीं पता कौन सी है, आइडेंटिफाइड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कहीं भी एंडोन्यूक्लियेजेज लिखा आ जाए तो आप उसे आर पढ़ सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ सकते हैं। टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन द डीएनए इज, वो कौन सी होती है बच्चों वो सीक्वेंस? सिंपल सा क्वेश्चन है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओकाजाकी, प्राइमर्स, पॉली ए टेल, ये सब आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट 2020, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है बच्चों आपको। देखो, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पूरे डीएनए सीक्वेंस का लेंथ का इंस्पेक्शन करता है, जहां उसे अपनी सीक्वेंस मिलती है वहीं कट लगाता है, बिल्कुल ठीक है। दे कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है हुआ। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमको, ये तो सही है, हाँ समझ गई मैं क्या हुआ। यहाँ पर देखो, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन था बच्चों, मतलब इन्होंने क्वेश्चन बोला है कि रेस्ट्रिक्शन, इसमें एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं था, स्टेटमेंट सारे सही हैं, है ना, पर ये बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रॉन्ग क्या है। बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन लगा था मुझे, इसका आंसर एनटीए ने दिया था 4th। रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए नहीं है बल्कि लाइगेज के लिए, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर इन्हें अच्छा खासा कोई स्टेटमेंट बनाना चाहिए था, यही लिख देते कि स्टिकी एंड्स आर जॉइंड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में, बस एनटीए ने अपनी गलती नहीं मानी। ओके क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं ना नीट में, तो उनके लिए तो होता है एनटीए के लिए तो कि ठीक है बोनस दे देंगे या कुछ भी कर देंगे, देखा जाएगा, पर बच्चे का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो तो इस तरह के क्वेश्चन को 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे, यार इतना ईजी है, क्या है इसमें समझ में नहीं आ रहा, फिर बाद में पता चलता है कि यार क्वेश्चन ही गलत था। तो होप इतने स्टैंडर्ड एग्जाम में इस तरह की गलतियाँ नहीं हो। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर बताना है बच्चों तुम लोगों को, क्या है करेक्ट पेयर देखना। लाइगेज के लिए कहा है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकता है, बिल्कुल। पॉलीमरेज के लिए कहा है, पॉलीमरेज जेनेटिक्स में से आ गया। इट ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, बिल्कुल नहीं, पॉलीमराइजेशन करता है ना एप्लीकेशन में, डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को। कट लगाना मतलब 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को सेपरेट करना, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया। अभी तुमने देखा ना, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाएंगे तब भी तो 2 डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे ना बच्चों, ये अलग हो गया और ये वाला जो स्ट्रैंड था वो अलग हो गया, ठीक है, क्लियर। देन एक्सोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, कहाँ कट लगाते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों मुझे इस क्वेश्चन में, हाँ रुको, मैंने गलत पढ़ लिया। न्यूक्लियेजेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, हमें करेक्ट पेयर बताना है, कभी कभार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अप्रोच बदलनी भी पड़ती है। दिस इज रॉन्ग ना, सेपरेट नहीं करते वो 2 स्ट्रैंड्स को, कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ डीएनए, यस और नो, है ना। और एक्सोन्यूक्लियस को लिखा है मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, नहीं, विद इन डीएनए में एंडोन्यूक्लियेजेस होता है, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड्स पर कट लगाते हैं, तो ये सारे गलत, ये वाला सही, सो ऑप्शन 1। आप समझ गए, मतलब ये डुअल मीनिंग वाला स्टेटमेंट है। अगर मुझे कोई और नहीं मिलता तो मैं इसे सही भी मान सकती थी, क्योंकि अल्टीमेटली कट लगाने के बाद 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, बट मैं इसको गलत भी मान सकती हूँ कि पूरी तरह से सेपरेट नहीं होते, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही फायदा है चारों ऑप्शंस पढ़ने का, अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो गलती होते होते रुक जाएगी, ठीक है।
द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ इको आर फर्स्ट। बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन है, GAA-TTC GAA-TTC, बस ध्यान से पोलैरिटी देख लेना, क्या पता कोई ऑप्शन ऐसा भी हो जिसमें सेम सेम लिखा और यहाँ 523 और यहाँ भी 523 लिख दिया हो, तो पैरेलल चेंज तो कभी होती नहीं है, वैसे इसमें दिया नहीं है ऐसा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA, अभी बताया था कौन कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, ओराई। नेक्स्ट, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड, दो चीज़ें चाहिए हमको, इथीडियम ब्रोमाइड एज वेल एज UV रेडिएशन, दोनों में से एक भी मिसिंग हुई तो आपको DNA बैंड्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट निकालना है मुझे। द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन DNA, यस। The enzyme cut DNA molecule at identified position within the DNA, yes. The enzyme binds DNA at a specific site and cut only one of the two strand, नहीं भाई, only one of the two strand क्यों, only one of the two strand क्यों, एक कट यहाँ एक कट यहाँ, दोनों जगह कट लगाएगा ना, तभी तो वो सेगमेंट अलग होगा। The enzyme cut the sugar phosphate backbone at a specific site on ईच स्ट्रैंड, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे कट लगाता है, यू नो दैट, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनको कट करता है, ओके। सो ऑप्शन 3 इज द इनकरेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, सेलेक्टेबल मार्कर क्यों यूज करते हैं बताओ, एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स सो द ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड, रीजनरेटेड लिखा है, कल्चर्ड को ही कहेंगे वैसे तो, फिर भी और पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द जीन फॉर अ डिजायर ट्रेट, सेलेक्ट अ सुटेबल वेक्टर नहीं, मार्क अ जीन नहीं, वही है, बस रीजनरेटेड लिख दिया, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं तुमको पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ DNA, अच्छा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपको इनकरेक्ट बताना है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आ रहे हैं इस चैप्टर से, बताओ भाई। DNA इज नेगेटिवली चार्ज, यस, एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टूवर्ड्स द एनोड, माइनस यानी C ग्रेड, कैथोड पर होता है, तो ये गलत हो गया, आंसर मिल गया हमें हमारा। DNA फ्रेगमेंट ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ DNA, क्या कह रहा है ये, हाँ वही मैं देख रही थी, मुझे तो ये भी इनकरेक्ट लग रहा है, नीचे हैं ऑप्शंस, ठीक है। DNA फ्रेगमेंट ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल, पहले तो यही गलत हो गया, सरफेस ऑफ द जेल पे नहीं करता DNA ट्रैवल, बल्कि अंदर से सीविंग इफेक्ट में से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो सरफेस ऑफ द जेल भी गलत है, और ये भी गलत है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल अफेक्ट करती है, अगर उस जेल की कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर होगी तो ही प्रॉपर सीव बनेगा, तो ही DNA मूव कर पाएगा, ठीक है। स्मॉलर द साइज ऑफ द DNA फ्रेगमेंट, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल, छोटा है हल्का है तो दूर तक जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। प्योर DNA कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग UV रेडिएशन, नहीं, इथीडियम ब्रोमाइड भी चाहिए आपको, यानी यहाँ पर सिर्फ एक सही है, बाकी तीनों गलत हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 4, डन। आगे बढ़ें, नेक्स्ट, which is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes, ये कहाँ से आ गया, वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है एप्लीकेशंस का, उसमें हम जीन थेरेपी पढ़ते हैं ना, ADA के लिए जो यूज़ की गई थी, तो ADA के लिए जो यूज़ की गई थी उसमें आपको ध्यान होगा, लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं पेशेंट से, उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर करते हैं, और उसके लिए हमने यूज़ किया था रेट्रोवायरस, लिखा हुआ है क्लियर कट NCERT में, आप चेक कर लेना नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एगारोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, सेम तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, नथिंग एल्स, अब इतने सारे क्वेश्चन इतने छोटे चैप्टर से आएंगे तो रिपीट ही होंगे, ठीक है। DNA फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, ईदर पॉजिटिवली चार्ज, वाह बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो भाई 2017 में पूछा गया था, किसी बच्चे को ये भी नहीं पता कि DNA पे चार्ज क्या होता है, तो फिर तो बहुत गड़बड़ बात है। नेक्स्ट, a gene whose expression help to identify transformed cell is known as, आप किसकी हेल्प से पता लगाते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं, सेलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर DNA फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगारोज जेल ड्यूरिंग द टेक्निक,
क्यों वो मूव करते हैं? द स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट मूव्स, ऑप्शन 1। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट गलत, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव गलत, लार्जर ये गलत, सिंपल ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट होंगे क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ रखा है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कैन बी जॉइंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग, लो फिर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, ज्वाइनिंग के लिए क्या यूज करते हो? लाइगेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स, यहाँ पर क्या करोगे? ब्लंट एंड्स पूछ लिया बच्चों तुमसे कि इनमें से कौन ब्लंट एंड्स क्रिएट करेगा, है ना, 2016 का क्वेश्चन है। तो इसके लिए तुमको, ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एक्सोन्यूक्लियस है या कौन बीच में से कट लगा, वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसको बीच में से कट लगाता है। तो उसको तो हम एलिमिनेशन टेक्निक से भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो सारे ही नए एंजाइम हैं। हिंड सेकंड से मिलता जुलता हिंड थर्ड है, चलो साल फर्स्ट भी मत मानो, तो ये दोनों तो हमारे लिए नए हैं। अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तुमने पढ़ रखा है तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, वैसे डोंट वरी ये रिपीट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तुम इको आर 5th टिक कर दो बच्चों। ये जस्ट मैं अपनी थोड़ी सी नॉलेज के बेस पर बता रही हूँ कि भाई हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, उसमें यही आंसर दे रखा था। बाकी इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से और एनसीईआरटी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें पता है कि हाँ भाई ये वाला जो एंजाइम है वो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है और बाकी तीनों स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, ओनली देन यू कैन आंसर। बट अब प्लीज इस क्वेश्चन को देखकर ये मत पढ़ने बैठ जाना कि कौन कौन से एंजाइम स्टिकी एंड बनाते हैं, कौन ब्लंट एंड बनाते हैं, ये सब अब नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, नॉट अ फीचर पूछा है बच्चों। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि प्लाज्मिड्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। नॉट अ फीचर, ट्रांसफेरेबल बिल्कुल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है प्लाज्मिड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता प्लाज्मिड। फिर से वही चीज़ कि हम सोचते हैं कि एक अकेला है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, नेवर। चाहे बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड हो, मेन डीएनए हो, चाहे प्लाज्मिड हो, है सिंगल लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है, नंबर इनका सिंगल है, ठीक है। सो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्या है? विच इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है? यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाम देखो क्या दिए हैं, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, ये तो होंगे नहीं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में आ जाएगा हिंट सेकेंड, ठीक है। ये अच्छा था, इसमें ज़्यादा उन्होंने उलझाया नहीं तुम लोगों को। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए, याद आया, अभी बताया था टी डीएनए, टीआई प्लाज्मिड पे जो सेगमेंट था, है ना। तो ये कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ टी डीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व, उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड नहीं, अलाउइंग द प्लांट टू स्टैंड इन वाटर नहीं, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये बात अलग है कि हम इसके टी डीएनए को अल्टर कर चुके हैं, तो प्लांट में इन्फेक्शन के बाद भी डिजीज नहीं होगी, ठीक है, बल्कि प्लांट के पास एक नया जीन आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है हमने कौन सा जीन डाला है। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं, हालांकि मैंने तो पढ़ाया ये चीज़ क्योंकि मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एक लिस्ट बनवाई थी, उसमें ये सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, रेट्रोवायरस, ये सब तो हैं ही। उनके अलावा ये कुछ और स्पेशल टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स हैं बच्चों, जैसे कॉस्मिड में कॉज साइट होती है प्लस प्लाज्मिड होता है, एक फेजमिड भी होता है, बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड को मिलाकर बनता है, ये BAC YAC हो गए। तो मैंने उस समय आपको एक सीक्वेंस बनवाई थी कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे वैसे वैसे डीएनए फ्रेगमेंट का साइज बढ़ता जाएगा, यानी नए नए वेक्टर इसलिए बनाए गए कि अगर लार्जर फ्रेगमेंट को आपको इंसर्ट करना है किसी होस्ट में तो उसके लिए इनको बनाया गया। तो जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट कैरी करता है ना, उसमें सबसे पहले उस लिस्ट में नाम है प्लाज्मिड का, तो उससे आप याद रख सकते हैं दिस इज प्लाज्मिड, क्लियर। तो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट के लिए है प्लाज्मिड और सबसे बड़े के लिए YAC था, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, HGP में, ये जेनेटिक्स का भी मान सकते हो आप इसे, HGP में कौन से वेक्टर यूज किए गए थे? देखो 2-3 बार आ गई इस चीज पे क्वेश्चन, BAC एंड YAC, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है? द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, अच्छा ये आ गया ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। पहले समझो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्या होती है। यहीं पर क्लोनिंग वेक्टर में एक तो तुम्हें PBR322 है, उसमें तो आपको पता है एंटीबायोटिक प्लेटिंग की मदद से हम पता करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। इस मेथड को क्या कहते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक डबल प्लेटिंग मेथड, क्योंकि इसमें हमको 2 बार बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ता है,
ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। दूसरा मेथड, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना बच्चों, मतलब ये तो इसका डिसएडवांटेज है डबल प्लेटिंग मेथड का कि भाई एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली 2 प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप किए गए। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मार्कर है ये किस प्लाज्मिड पे होता है, ये होता है PUC19 पर। और PUC19 पर सपोज करो ये PUC19 का डायग्राम है, इस पे उराए वगैरह सब कुछ होगा। ये एक स्पेशल जीन है बच्चों, इस जीन का नाम है LECZ जीन, ठीक है। LECZ जीन तुम्हें पता है क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। और इसी LECZ जीन पर कई तरह के रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस बना दी, ठीक है। अब क्या होगा देखना कि जब हम इस प्लाज्मिड को यूज़ करेंगे किसी टेक्निक में, और अगर हम किसी भी एंजाइम से कट लगाएंगे, क्योंकि हमने सबकी क्लोनिंग साइट इसी जीन पर बनाई है, आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्ट किया है लेबोरेटरी में इस प्लाज्मिड को, तो कोई भी जीन कट लगाएगा LECZ जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, इट लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज, यस और नो। तो पहले तो ये समझो कि इस जीन की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज क्या है। इस जीन की ओरिजिनल प्रॉपर्टी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। अगर किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये वाला प्लाज्मिड है, ओरिजिनल प्लाज्मिड जिसमें LECZ जीन सही है, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। अगर बैक्टीरियल सेल्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही हैं बच्चों, अंदर ही बन रहा है बैक्टीरियल सेल्स में, तो ध्यान से सुनना क्या होगा कि वो जो कल्चर मीडियम है ना जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, उसमें जब आप एक सब्सटेंस ऐड करोगे, दैट इज क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको, जिसका नाम होता है एक्सगेल। एक्सगेल इसका नाम ऐसे रखा गया, एक्सगेल, गेल गैलेक्टोसाइड के लिए है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट। तो जैसे ही आप एक्सगेल को उसमें डालोगे ना कल्चर मीडियम में, एक्सगेल बैक्टीरियल सेल्स के अंदर चला जाएगा, ध्यान से सुनना। अब अगर उन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट है, ये एंजाइम प्रेजेंट है, तो एक्सगेल टूट जाएगा एक ब्लू कलर्ड सब्सटेंस में। किसमें टूट जाएगा, एक ब्लू कलर्ड सब्सटेंस में, और बैक्टीरियल सेल का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। यानी अगर किसी बैक्टीरियल सेल में ये इंटैक्ट है, LECZ जीन डिस्टर्ब नहीं किया है अभी हमने, अगर किसी बैक्टीरियल सेल में एज इट इज प्लाज्मिड चला गया, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में नहीं, एज इट इज प्लाज्मिड चला गया है, तो वो कौन सा कलर देंगी, वो देंगी ब्लू कलर। यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं आपकी, वो तो ब्लू कलर देंगी, वो तो ब्लू कलर की होंगी। बट वो बैक्टीरिया जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया हो, सोचो रिकॉम्बिनेंट मतलब इस जीन पर कहीं पर कट लगा, नया जीन इंसर्ट हो गया, अब इस रिकॉम्बिनेंट को आपने बैक्टीरियल सेल में डाला, तो क्या उनमें LECZ जीन एक्टिवेटेड है, नहीं, LECZ जीन इनएक्टिव हो चुका है। इसको कहते हैं इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि इस जीन के अंदर एक इंसर्ट आ गया जिसने इसको इनएक्टिवेट कर दिया। तो जैसे ही ये इनएक्टिवेट होगा ये एंजाइम नहीं बनेगा। एक्सगेल आपने कल्चर मीडियम में डाला, वो बैक्टीरियल सेल में गया, बट जब एंजाइम ही नहीं था तो कोई ब्लू कलर ही नहीं आया, तो वो कॉलोनीज कैसी रह गई, वो कॉलोनीज रह गई कलरलेस, जिसको यहाँ पर वाइट लिख देते हैं। एक्चुअली वाइट नहीं होती, वो कलरलेस होती है, कोई कलर ही नहीं प्रोड्यूस करती। तो हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं जस्ट कलर देखकर, जिन कॉलोनीज में ब्लू कलर आ रहा है वो हमारे काम की नहीं है बच्चों, वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं। जो कलरलेस रह गई हैं वो हमारे काम की कॉलोनीज हैं, क्योंकि उन्हीं में हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसको तुम उल्टा कर देते हो हमेशा नीट में, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि कलर आ रहा है मतलब वो एक इंडिकेशन है। यहाँ पे कलर प्रोड्यूस करना नॉर्मल डीएनए को बता रहा है, नॉर्मल प्लाज्मिड को बता रहा है। कलर लेस रहना किसको बता रहा है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, आपका जीन इंसर्ट हो चुका है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, तुरंत क्लिक करना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट मतलब कलरलेस, अपीयर वाइट, वही वाइट यानी कलरलेस, अच्छा दे रखा है इनने, इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बिकॉज ऑफ। ऐसा क्यों हुआ बताओ, क्यों ये कलरलेस रह गई? क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। अच्छा अल्फा भी दे दिया क्या इन्होंने, अल्फा बीटा भी दिया है क्या इस क्वेश्चन में? ये एक्चुअली बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, तो अल्फा वाला ऑप्शन तो मैं वैसे ही हटा रही हूँ। इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, लो अब ग्लाइकोसाइड, अच्छा ग्लाइकोसाइडेज तो होता ही नहीं, ये भी गलत है, गैलेक्टोसाइडेज होता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये सही है ना बात, कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं उनके अंदर LECZ जीन काम कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रही है, यानी वो ब्लू कलर देंगी, बाकी की कलरलेस होंगी। तो स्टेटमेंट सही है। और लास्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ, फिर से अल्फा लिख दिया तो गलत है। तो सोचो ये दोनों स्टेटमेंट सिर्फ अल्फा की वजह से गलत है। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते तो हम इसको टिक करके आ जाते कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया गैलेक्टोसाइडेज का रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में,
है ना। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है बायोटेक के क्वेश्चंस, तब ही आप सही कर पाओ। डन, ठीक है, क्लियर। देन कोशिश करते हैं ख़त्म करने की क्वेश्चंस को। वैसे तो अभी काफ़ी लगभग सवा घंटे का हो गया है हमारा ना, चलो कोई नहीं, करते हैं आगे। देखो, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करो। पीसीआर एम्पलीफाई करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। 2012 में फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था, इसमें आपको क्या बताना है बच्चों, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है कंपोनेंट्स को, ठीक है। ओराई को लिखा है ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरओपी को लिखा है रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंड थर्ड इकोआर फर्स्ट को लिखा है सेलेक्टेबल मार्कर्स, ये है सेलेक्टेबल मार्कर, एएमपी टीईटीआर को लिखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट 2012, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखो आ गया क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रैंड है न्यूक्लिक एसिड का टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, अभी बताया था सिंगल स्ट्रैंडेड को प्रोब कहते हैं और उसमें रेडियो एक्टिव भी होना चाहिए। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स, यानी बुलेट्स की बात हो रही है, बुलेट्स को माइक्रो पार्टिकल्स कहेंगे, कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन आर मेड अप ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, ऑप्शन 4। जीन गन मेथड की बात हो रही है, डू रिमेंबर जीन गन मेथड को बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं, बाई चांसेस नाम से क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2012 बायोलिस्टिक, लो आया हुआ है, बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर, कब यूज़ करते हैं हम जीन गन मेथड को, जब हमें प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करना है, भाई बहुत इजी है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है तो इंजेक्शन भी लगा दोगे, प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल है तो हैवी बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, तो जीन गन चाहिए, ठीक है, इजीली याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज, एंटीबायोटिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, एज सेलेक्टेबल मार्कर टू सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, नो, सीधा सीधा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या है, फिर से तुमसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछी है बच्चों, वही एक ही पैलिंड्रोमिक पे आता है क्वेश्चन हमेशा, GAATTC GAATTC, तो सेम क्वेश्चन लग रहा है 523 523, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस, व्हाट इज सो स्पेशल, तो ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये सिंपली एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इकोआरफस, तो यहाँ पे को किसको बताता है, नेमिंग पे क्वेश्चन आया हुआ है, पता है ना आपको, ये जीनस को, ये दोनों स्पीशीज को, ये स्ट्रेन को और ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को, ठीक है। तो को यहाँ पर कोलाई को बता रहा है, इश्चेरिशिया कोलाई, एंटामीबा कोलाई मत कर देना, एंटामीबा प्रोटोजोवन है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, इश्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर से पैलिंड्रोमिक पे क्वेश्चन आया हुआ है, हमें क्या बताना है, विच बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एट अबाउट, ये मिक्स हो गए हैं वर्ड्स, कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके बच्चों, यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है कि इनमें से कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर बीच में से कट लगाया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड करें तो पहले तो हम देख लें कि कौन सी पैलिंड्रोमिक है, क्या पता कोई नॉन पैलिंड्रोमिक हो, CGTT AT ये तो पैलिंड्रोमिक ही नहीं है, GAT AT ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं है, अब GAATTC GAATTC CAC GTA ये लो, ये भी पैलिंड्रोमिक नहीं है, तो वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल गया, है ना, GAATTC। बट इन्होंने क्या लिखा है कि विच पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैन बी इजीली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मिडल वर्ड गलत है बच्चों, बीच में से थोड़ा ना कट लगाता है, इकोआरफस तो अवे फ्रॉम सेंटर से कट लगाता है ना, कुछ और ही मीन कर रहा है। 2010 का क्वेश्चन है बट हमसे हो गया क्योंकि इसमें एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दी है, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स, अगर आपको हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट एनिमल इसको एज अ होस्ट सेल यूज़ करना है तो आप इनमें से किसको वेक्टर की तरह यूज़ करोगे बताओ, बैक्यूलोवायरस, ये तो आप उसमें पढ़ते हो माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसको यूज़ करके फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था,
राइजोपस नहीं, रेट्रोवायरस। अभी बताया था एनिमल सेल्स में जीन इंसर्ट करने के लिए वी यूज रेट्रोवायरस। वैसे रेट्रोवायरस पैथोजेनिक है बट हम उन्हें डिसआर्म करके एज अ वेक्टर यूज करते हैं। जैसे अभी देखा आपने एडीए जीन थेरेपी में जब लिम्फोसाइट्स को ऑल्टर करना था तो भी रेट्रोवायरस को यूज किया था। ठीक है, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ये दोबारा आया क्वेश्चन, देखो प्रोब। ठीक है, जरूरी नहीं है डीएनए हो, आरएनए सीक्वेंस को भी प्रोब की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर एंजाइम्स विच मेक कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, यस। रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए, नहीं। रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम, नहीं। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स, नहीं, एंड्स पर से नहीं, बीच में से। ठीक है, सो ऑप्शन 1 सिंपल, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज विद इन द डीएनए कट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अ डीएनए सेगमेंट दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 एजेंट्स इन दिस रिगार्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। मतलब सिंपली ये पूछ रहा है इतनी बड़ी लैंग्वेज देकर कि इन चारों में से किस किस को वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो प्लाज्मोडियम हटा दो, एग्रोबैक्टीरियम को किया था हमने, प्लाज्मिड को किया था, बैक्टीरियोफेज को भी किया था, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ये तो हो गए आपके टूल्स पे से क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें ख़त्म करना है बच्चों सेशन, तो वी हैव टू कंप्लीट, है ना, हमें ये भी करने पड़ेंगे। थोड़ा सा टाइम और दो, ज़्यादा नहीं बचा, इसमें सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस मेनली जो नई चीज़ें आएंगी उन पर क्वेश्चंस देख लेंगे हम। तो प्रोसेस में आपको पता है ना कैसे करते हैं, शुरू में ही समझा दिया था मैंने, डायरेक्टली क्वेश्चंस करें। चलो, 2024 में क्या क्वेश्चन आया है, देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, क्या है इनकरेक्ट, देखना। A bioreactor provide optimal growth conditions for achieving the desired product। बायोरिएक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं यहाँ पर, इसी टेक्निक में जब हमें कल्चर करना होता है तो हम बायोरिएक्टर में क्या पढ़ते हैं कि बायोरिएक्टर एक 1000 वॉल्यूम तक कंटेन कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 से 1000 लीटर तक होती है। एंड इसमें आप लार्ज स्केल कल्चर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सभी अप्रोप्रिएट कंडीशंस इसमें अवेलेबल करानी होती हैं। उन कंडीशंस के बारे में यहाँ पर और यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, यस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर स्टिरिंग टाइप के होते हैं, जिनमें एक एगिटेटर लगा रहता है, ये रहा रॉड जो घूमती रहती है, स्टिरिंग करती रहती है, जिससे होमोजीनस मिक्सिंग होती रहे। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल कल्चर्स, नहीं, बायोरिएक्टर्स लार्ज स्केल कल्चर के लिए होते हैं। दे हैव एन एगिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, यस। ये सारी चीज़ें बायोरिएक्टर में होती हैं। नेक्स्ट क्या है, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ rDNA आर गिवन बिलो। अरेंज करना है हमको बच्चों इन स्टेप्स को। ठीक है, कर देते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर आइसोलेशन के बाद कटिंग करनी होगी उसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसको एम्पलीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको इंसर्ट कर दो होस्ट में। वेरी सिंपल। ठीक है, तो CBDA ये रहा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्या है, 2023 का क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर rDNA एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो आपने पढ़ा है जब सबसे पहले अगर हमें इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए तो हमें ह्यूमन सेल से इंसुलिन बनाने वाले जीन को अलग भी तो करना होगा, उसी को कहते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए या प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो उसमें हम तरह तरह के एंजाइम्स ऐड कर देते हैं, पहले सेल को सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, फिर एंजाइम्स ऐड कर देते हैं, आरएनए, प्रोटीन वगैरह सब हट जाते हैं और हमारे पास बचता है डीएनए। लेकिन उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए लास्ट में क्या ऐड करते हैं बच्चों, चिल्ड इथेनॉल, और फिर उन डीएनए को एक रॉड की हेल्प से घुमाते हुए कलेक्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं स्पूलिंग मेथड। ध्यान रखना, थ्योरी में नहीं दिया, सिर्फ डायग्राम में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। असर्शन में कहा है 2022 का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन यानी डीएनए के नंबर को बढ़ाने के लिए। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यानी AMPR is used as a selectable marker
टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। चेक का मतलब रोकना भी होता है, चेक का मतलब चेक करना भी होता है, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है चेक करने से है, तो यस ये भी सही है, यानी बोथ आर करेक्ट, बट दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर। बहुत सिंपल है भाई, सबको पता है, अगर आपको पीसीआर से डीएनए को एम्पलीफाई करना है, पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खोल दो, हाई टेम्परेचर देकर 95 डिग्री के आसपास, डीनेचुरेशन हो जाएगा। फिर टेम्परेचर को कम कर दो, प्राइमर्स को ऐड कर दो, दोनों जगह प्राइमर्स जाके जुड़ जाएंगे। यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड पर कंटिन्यूस रेप्लिकेशन चलेगा, जो कि दोनों स्ट्रैंड पूरे खुल चुके हैं, ठीक है, वहाँ की तरह कोई रेप्लिकेशन फोक नहीं बनेगा। और फिर आप एक्सटेंशन के लिए जो छोटे छोटे मोती हैं, यानी जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो डाल दो। और एंजाइम कौन सा डालोगे बच्चों? टैक पॉलीमरेज। टैक की क्या खासियत है? इसको थर्मस एक्वेटिकस से निकाला गया है, जो एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, जो हाई टेम्परेचर पर रहने की आदत है। तो दिस एंजाइम विल नॉट डीनेचर ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो सिंपल स्टेप्स हो गए, डीएई, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। इन तीनों के रिपीटेशन को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। अगर आप एक डीएनए को 30 साइकिल्स में डालोगे तो आपको एक डीएनए के पीस से 1 बिलियन पीस मिल जाएंगे, है ना, है ना, सरप्राइजिंग। और ये सब चीज़ें जिस इंस्ट्रूमेंट में होती है उसको कहते हैं थर्मोसाइक्लर। तो स्टेप्स की सीक्वेंस पूछी है, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो तो सीधी सी बात है, एक्सटेंशन यानी बढ़ना, तो वो लास्ट में ही होगा। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन प्रोसेस, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या मिल जाता है हमको? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। बच्चों पीसीआर को इनमें से किसके लिए यूज नहीं करते बताओ? इसमें ऑप्शंस दिए हैं तुमको, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। अगर हमें जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करना है तो हमें उसमें जीन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि म्यूटेशन जो हुआ है उसको अगर अर्ली स्टेज पे पता करना है तो पीसीआर से पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में तो अभी सबको पता है, कोविड में आरटीपीसीआर टेक्निक यूज हुई थी। जीन एम्प्लीफिकेशन तो है ही, तो प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, प्रोटीन्स को आइसोलेट करने में पीसीआर का कोई रोल नहीं है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which step will be affected? अगर हाई टेम्परेचर नहीं दिया आपने तो डीनेचुरेशन ही नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज। यूज बताना है भाई आपको। बैसिलस, बैसिलस को कहाँ? अच्छा, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये रहा क्लोनिंग वेक्टर थुरिंजिएंसिस, है ना। बीटी टॉक्सिन, वैसे ये एप्लीकेशंस में से आ गया ये क्वेश्चन, ये सब एप्लीकेशन में पढ़ते हैं हम, कोई बात नहीं। देन ओहो, अब समझी मैं क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे, ये गलत बन गई टेबल। ये थुरिंजिएंसिस वर्ड यहाँ लिखा होना चाहिए, थर्मस के साथ एक्वेटिकस वर्ड यहाँ लिखा होना चाहिए, एग्रोबैक्टीरियम के साथ ये आएगा और टाइफीम्यूरियम यहाँ आएगा। अब करो तुम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस किस काम आता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस को मैच करोगे आप क्राई प्रोटीन से। थर्मस एक्वेटिकस से हमें मिलता है डीएनए पॉलीमरेज। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज होता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, और साल्मोनेला टाइफी को यूज करके बनाया गया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय बोयर एंड कोहेन, है ना, कोहेन एंड बोयर। क्लियर? तो ए का 4th है बच्चों, एक ही ऑप्शन में है, फिर भी और देख लेती हूँ मैं, हाँ बाकी सारे सही हैं। डन। नेक्स्ट, DNA precipitation out of a mixture of biomolecule can be achieved by treatment with, बहुत बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, chilled ethanol. Which equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production? Bioreactor. आप देख रहे हो ना, क्वेश्चंस ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, कभी कभी आ जाता है टफ क्वेश्चन, बाकी बहुत सिंपल है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ PCR दोबारा रिपीट हुआ है, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन। देन the process of separation and purification of expressed protein before marketing, ढंग से पढ़ लेना। the process of separation and purification, अभी शुरू में बोला था downstream processing, ठीक है। next, stirred tank bioreactors have been designed for, ये bioreactors क्यों बनाए गए बच्चों? stirred tank bioreactor प्योरिफिकेशन के लिए, प्रिजर्वेटिव को ऐड करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है, जिससे कि होमोजीनस मिक्सिंग होती रहे और जो ऑक्सीजन है न्यूट्रिएंट मीडियम है वो पूरे में मिक्स होता रहे। क्लियर? एंड हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिल सके।
विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्योरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, एक्सप्रेशन उसका पार्ट नहीं है। एक्सप्रेशन तो पहले ही हमने चेक कर लिया कि वो जीन बैक्टीरिया में, वो जो बैक्टीरिया उसमें जीन प्रोडक्ट बना रहा है या नहीं बना रहा, ठीक है। द टैक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरी सिंपल क्वेश्चन, थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्या है, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। आपको ये मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताया था कि सदर्न हाइब्रिडाइजेशन मतलब डीएनए को जेल की प्लेट से नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर शिफ्ट करना, है ना। तो ये कह रहा है इस टेक्निक में इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं है, इस टेक्निक में इसमें से किसकी ज़रूरत नहीं है। ब्लॉटिंग तो कहते ही हैं इस ट्रांसफ़र को। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों मुझे। देखो ये कह रहा है कि अगर आपको एक क्रोमोसोमल डीएनए को एनालिसिस करना है यूजिंग द सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, तो इसमें से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ध्यान में रखें तो सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक करने के लिए हमको सबसे पहले वो तो करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करना पड़ेगा, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें ब्लॉटिंग भी करनी पड़ेगी, तभी वो ट्रांसफ़र होगा। अब बचा ऑटो रेडियोग्राफी और पीसीआर, इसमें अटक गए हम। ऑटो रेडियोग्राफी अगर हमें एनालिसिस करना है तो मुझे लग रहा है ऑटो रेडियोग्राफी भी चाहिए। पीसीआर शायद इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि पीसीआर ज़रूरी नहीं है, पीसीआर टेक्निक की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। आप उस पीस ऑफ डीएनए को पीसीआर से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बट आई थिंक एसेंशियल पार्ट नहीं है वो, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इसको ऑप्शन में दिया होगा। बाकी थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है जो हमें पकड़ में नहीं आ रही है, ठीक है। बट फिर भी हम तो ऑप्शन 4 पे ही चलते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2014 का है। इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखो ये क्वेश्चन में आप थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है हाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके एक चीज़ पूछी है, इसीलिए मैं लेक्चर में कई बार बच्चों को बता देती हूँ। इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, सबसे पहले तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना है। इन विट्रो, आप किसी चीज़ की क्लोनिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक में आप लिख लेना, ये वर्ड वैसे लिखा हुआ है। पीसीआर को कहते हैं इन विट्रो क्लोनिंग। आप यहाँ पे जीन की क्लोनिंग कर रहे हैं बट किसी सेल में नहीं भेज रहे जीन को, सीधा इन विट्रो आउटसाइड द सेल कर रहे हैं। सो दिस इज इन विट्रो क्लोनिंग ऑफ जीन, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन जो है अगर आप वो कर रहे हैं कोई भी प्लांट के लिए, किसी के लिए भी, तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। तो बच्चों पीसीआर की ना बहुत सारी और भी डिटेल्स होती हैं जो तुम्हारी बुक में नहीं दी हैं। अगर उन डिटेल्स को हम देखें तो उसमें पीसीआर तो दिया है इन्होंने ऑप्शन में, जिससे आप इस क्वेश्चन को चूज कर सकते हो। ये जो आरएपीडी है ना, इसका फुल फॉर्म है रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ समथिंग डीएनए, है ना। पी का मुझे एकदम दिमाग से निकल गया, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं जब हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं ना तो उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। कई बार स्पेसिफिक सीक्वेंस का करते हैं, आरएफएलपी होता है, एक आरएपीडी होता है, अलग अलग पैटर्न्स हैं इसके, अलग अलग टाइप्स हैं पीसीआर के, बट वो आपके कोर्स में नहीं है। बाई चांस यहाँ पे नाम दे दिया, नहीं भी पता है आपको ये, तो आपको दिख रहा है पीसीआर, तो आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना कॉम्प्लिकेट करके तुमसे नहीं पूछेंगे नीट में, तुमसे सिंपली ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा इन विट्रो क्लोनिंग है जीन का, तो आपको सिंपली ऑप्ट करना है पीसीआर टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द, हाँ याद आ गया मुझे बच्चों इसकी फुल फॉर्म, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, ठीक है, ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, क्लियर। नेक्स्ट, which is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme। जो सबसे फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वहाँ पर आपको बताया है कि किसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आप एल्गी को यूज़ करोगे तो मिथाइलेज थोड़ी ना चाहिए, एल्गी प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए। फंजाई के लिए काइटिनेज, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, प्लांट्स के लिए सेल्यूलेज, सो ऑप्शन 1 इज द रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चिल्ड इथेनॉल क्यों ऐड करते हैं हम, डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, पीसीआर, ये देखो ये वही वाला अभी जो मैं आपको बता रही थी, पीसीआर एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी, अभी वर्ड बोला था ना मैंने, आर द मेथड्स ऑफ। तो ये मेथड्स किस में यूज होते हैं बच्चों, पीसीआर एंड आरएफएलपी यूज होते हैं, या तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में,
बट वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन में दिख नहीं रहा। स्टडी ऑफ एंजाइम, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए सीक्वेंसिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। कैसे दिया है इन्होंने, उल्टा तो नहीं लिख दिया। जीन सीक्वेंसिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होना चाहिए ये, ठीक है। दिस इज जीन सीक्वेंसिंग एंड दिस इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं ये यूज होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, पहले ना बायोटेक से बहुत अजीबोगरीब से क्वेश्चन आते थे बच्चों, कई बार गलतियां भी होती थी। अभी आप देख रहे हो RFLP, RAPD, कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है इसका, NCERT में ज़बरदस्ती पूछ लिया जाता था। बट डोंट वरी, अब नहीं पूछेंगे, अब आपका पेपर पूरा NCERT बेस्ड होता है, ठीक है। विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। डीएनए पॉलीमरेज के लिए ट्रू बताना है जो PCR में यूज होता है। तो PCR में टेक पॉलीमरेज यूज होता है। सो इट इज यूज टू लाइगेट द डीएनए, it serve as a selectable marker, it is isolated from a virus या it remain active at high temperature। yes, it is a thermostable enzyme, हाई टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होगा। लो भाई 2012 में बिल्कुल PCR के डायग्राम से उठ के क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इसमें करेक्ट बताना है ABC, ये बताना है कि कौन सा स्टेप है, तो बता दो। B को इन्होंने, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप ये मत समझ लेना कि ये डीनेचुरेशन है कि भाई हम सबसे पहले डीनेचुरेशन पढ़ते हैं। ये तो उन्होंने सिंपली एक डीएनए सेगमेंट दिखाया है, यहाँ पर इसे खुलता हुआ दिखाया और प्राइमर को भी अटैच कर दिया। तो बी में डीनेचुरेशन भी हो गया और बी में ही अनीलिंग भी हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद चेन बढ़ रही है तो सी एक्सटेंशन हो गया। तो ए नहीं है यहाँ पे डीनेचुरेशन, यही इसमें ध्यान देने वाली बात है। सो बी को कहा है डीनेचुरेशन एट अ टेम्परेचर ऑफ 98 डिग्री सेंटीग्रेड सेपरेटिंग द 2 DNA स्ट्रैंड। मैं क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ एक बार। ए को कहा है डीनेचुरेशन 50 डिग्री, वैसे ही गलत है। सी को कहा है एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही है। एंड ए को कहा है अनीलिंग विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, गलत है। बी को कहते तो मुझे ये दोनों ऑप्शन इनकम्प्लीट लग रहे हैं क्योंकि एक में सिर्फ डीनेचुरेशन का है, एक में सिर्फ अनीलिंग का है, जबकि बी में दोनों स्टेप्स को साथ में दिखाया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। डन। नेक्स्ट क्या है, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइंड फॉर, क्यों बनाए गए, अभी बताया मैंने आपको, प्रिजर्वेटिव्स के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, एंश्योरिंग एन एरोबिक कंडीशन इन द, एस नहीं है, इन द कल्चर वेसल, या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या करें भाई, दोनों सेम सेम है, तो देखो फिर 2010 का क्वेश्चन है। एंश्योरिंग, या तो मुझे लग रहा है बच्चों ये है ना एक साथ मिला हुआ है, एनारोबिक कंडीशन एक साथ है ये, तो फिर ये गलत है क्योंकि वरना तो फिर दोनों सही हैं। एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशंस इन द कल्चर वेसल नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, यस, ठीक है। ये इसी तरह से क्वेश्चन होगा, अगर ये अलग अलग है तो फिर दोनों सही हैं। ओके, लो क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, बायोटेक्नोलॉजी का पूरा रिवीजन हमने कर लिया है, ठीक है। जो भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें अगर कहीं पर रह गई हैं, वैसे मैंने कोशिश की है सब कुछ तुम्हें बताने की, है ना। जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया है मेन, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत टाइम लग जाता वरना इसमें, है ना। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, ये डाइवेलेंट केटायन मेथड पे कभी क्वेश्चन नहीं आया बच्चों, बट अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन बैक्टीरियल सेल्स को कैल्शियम से ट्रीट करते हैं जिससे चारों तरफ कैल्शियम चिपक जाए। कैल्शियम डाई कैटायन है तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अट्रैक्ट करेगा और फिर ये अंदर घुस जाए तो इसमें पोर्स क्रिएट करने हैं। तो पोर्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक सीक्वेंस होती है आइस, हीट शॉक, आइस। इन सेल्स को हम आइस पर रखते हैं, फिर एकदम से हीट शॉक देते हैं, टेम्परेचर याद रखना 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर दोबारा आइस पर रखते हैं। ऐसा करने से सेल में टेम्परेरी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे डीएनए एंटर कर जाता है और फिर वो पोर्स अपने आप हील हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डाइवेलेंट केटायन मेथड। अब तक क्वेश्चन नहीं आया है बट आगे पूछ सकते हैं। बाकी तो और कोई भी टॉपिक ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है जो रह गया है बताने से। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस रिवीजन, यस, ये भी हमने पढ़ लिया है, सारी सीक्वेंसेस देख ली, स्टिकी एंड देख लिया, नेमिंग एंड ऑल, ठीक है। तो पूरा हो गया है हमारा रिवीजन। अब तुम इसको एक बार खुद से कर लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक पढ़ के आना, उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। गुड बाय।